वेलकम बैक बच्चों। आज जो मैं बात करने जा रहा हूँ क्लास 12th वाले बच्चों के लिए, जिसमें हम लोग करने वाले हैं अकाउंटेंसी का फुल रिवीजन्स, जिसमें बच्चों हम लोग बात करेंगे थ्योरेटिकल क्वेश्चंस के साथ फुल रिवीजन्स। चाहे जो भी बच्चे अभी तक पढ़ाई नहीं किए हो, अगर ये वीडियो अगर देख लेते हो तो खासकर बिहार बोर्ड बच्चे जिनका एग्जामिनेशन कुछ ही दिनों बाद होने वाले हैं, वो सारे के सारे कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा। और बस इतना ही क्वेश्चन अगर आप देख के जाते हो, जिनका अकाउंटेंसी बिल्कुल अभी तक समझ में नहीं आया है, जो चाहते हैं पास करना, तो कम से कम ये अच्छे तरीके से वीडियो को देख के दें। और जो अच्छे तरीके से मार्क्स चाहते हैं वो तो चाहिए, मतलब कंप्लीट अगर कहा जाए, ये फुल ऑफ पैक ये वीडियो है, जिसमें आपको एग्जामिनेशन 2026 के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस तो है ही, और जिनका अभी तक छूटा हुआ, अभी तक कुछ समझ में नहीं है, वो सारे बच्चों का आज क्लियर हो जाएगा। तो प्लीज सारे बच्चे, जो बिहार बोर्ड का हो या सीबीएसई बोर्ड का हो, सबके लिए वीडियो है, आप लोग अच्छे तरीके से देखें। और कहीं भी अगर आपको प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कमेंट करना, ठीक है। तो चलिए बच्चों, आज हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहला थ्योरेटिकल क्वेश्चंस, जो क्वेश्चंस क्या दिया गया है, तो सबसे पहला क्वेश्चंस यहाँ पे नजर आ रहा है। बोला गया है व्हाट आर द टू इंपॉर्टेंट सोर्सेज ऑफ इनकम नॉट प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस। मतलब जो जितने भी नॉट प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं, उसका खासकर कहां से इनकम होता है, क्योंकि वो तो प्रॉफिट मोटिव से कमाता तो है नहीं, है ना, इनकम तो जनरेट करता नहीं। क्योंकि एनजीओ मतलब नॉट प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस की अगर बातें करें बच्चा, खासकर ये एनपीओ की मैं बात कर रहा हूं, ये खासकर कभी भी प्रॉफिट मोटिव से काम नहीं करता है। जब ये प्रॉफिट मोटिव से नहीं काम करता है, तो इसके पीछे कुछ तो सोर्सेज ऑफ इनकम होना चाहिए। तो यहां पे देख सकते हो गवर्नमेंट ग्रांट्स, कॉन्ट्रैक्ट which together obtain account of over 80% of sector revenue supplemented heavily by the donation। सबसे अगर मेन बात यहां पर कहें बच्चा, तो सबसे मेन जो आता है वो डोनेशंस हो गया, मेंबर सब्सक्रिप्शंस या फीस या एंट्रेंस फीस, ये सब आपने नाम सुना होगा न्यूमेरिकल क्वेश्चंस बनाते समय। खासकर यहां से ये सब का इनकम होता है। तो एनपीओ नॉट प्रॉफिट जो ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं बच्चों, उसका खासकर बोला गया 80% ऐसे सेक्टर्स होते हैं रेवेन्यू का, जहां पे तो गवर्नमेंट के हिसाब से तो चलता ही चलता है, लेकिन ग्रांट कॉन्ट्रैक्ट गवर्नमेंट भी सपोर्ट करते हैं। लेकिन अधिकतर जो पैसा यहाँ पे आते हैं, इसको जो कलेक्शंस होते हैं, जो इसका इनकम होता है, वो डोनेशंस, मेंबर या सब्सक्रिप्शंस के द्वारा होता है। ठीक है, ये बात आपको समझ में आ गया बच्चों। चलो आप बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। क्या बोला गया यहाँ पे, स्टेट 4 फीचर्स ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर ऑफ अकाउंट। तो आपको पता ही होगा, हम लोग खासकर फर्स्ट चैप्टर से बात कर रहे हैं। तो बोला गया यहाँ पे 4 विशेषता बताना है, 4 फीचर्स बताने हैं इनकम एंड एक्सपेंडिचर। तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर जो होता है वो नॉमिनल अकाउंट की खासकर बातें करते हैं हम लोग। तो क्या बोला गया, सबसे पहली बात देखो, सबसे पहली बात यहाँ पे लिखा हुआ है इट इज ए नॉमिनल अकाउंट। मतलब ये जो इनकम एक्सपेंडिचर की मैं बात कर रहा हूं, तो ध्यान रखना, फॉर्मेट याद करना पड़ेगा। फॉर्मेट बिना याद किए हुए न्यूमेरिकल क्वेश्चंस नहीं बन सकते बच्चा। इसीलिए क्या करना होगा, फॉर्मेट आप याद कर लो, चाहे रिसीप्ट एंड पेमेंट का हो, ये इनकम एंड एक्सपेंडिचर का पहला चैप्टर की मैं बात कर रहा हूं, सब्सक्रिप्शंस का, एडवांस का, करंट ईयर का, प्रीवियस ईयर का जो ट्रीटमेंट होते हैं वो भी अच्छे तरीके से पढ़ लो। ठीक है, यहाँ पे अगर देखा जाए तो सबसे पहली बात बोला गया है इनकम एक्सपेंडिचर जो होता है वो खासकर ये नॉमिनल अकाउंट होता है। दूसरी बात, इट इज ए प्रिपेयर फ्रॉम द रिसिप्ट एंड पेमेंट। तो रिसिप्ट एंड पेमेंट क्या होता है बच्चों, किस टाइप के अकाउंट होता है, रियल अकाउंट होता है। ठीक है, रिसिप्ट एंड पेमेंट जो होगा वो हमेशा रियल अकाउंट होगा, लेकिन सबसे पहले रिसिप्ट एंड पेमेंट होगा। तो रिसिप्ट एंड पेमेंट जब होगा तो उसी से हम लोग क्या बनाते हैं, इनकम और एक्सपेंडिचर। ठीक है ना, तो यहाँ पे रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट एंड अदर्स रिलेवेंट इंफॉर्मेशन रहने चाहिए। उसके बाद थर्ड पॉइंट बोला गया आइटम्स आर कैपिटल नेचर्स का होना चाहिए। आइटम्स आर कैपिटल्स नेचर्स आर नॉट सो इन द दिस अकाउंट। ध्यान रखना है, मैंने यहां बोला आइटम्स कैपिटल नेचर आर नॉट सो, मतलब कैपिटल नेचर का यहां पे जो भी अगर अकाउंट्स होता है यहां पे शो नहीं करना है, सिर्फ रिसीप्ट एंड पेमेंट या उसके बाद क्या बनता है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर। ठीक है, चौथी बात यहाँ पे इट इज सो इनकम एंड एक्सपेंडिचर ऑफ करेंट ईयर ओनली एक्रुअल बेसिस पे ध्यान रखना है। इनकम एक्सपेंडिचर बोला गया करेंट ईयर का ही बनाने हैं, ये नहीं जो हम पास्ट का ले लेते हैं, फ्यूचर्स का लेते हैं। लेकिन हाँ, जब हम लोग बना रहे होते हैं प्रेजेंट ईयर का, तो उसमें हम लोग क्या कर देते हैं, जो एडजस्टमेंट होते हैं, जो एडिशनल इंफॉर्मेशन होते हैं, उसको ध्यान में रखना पड़ता है।
जो अगर क्या कहते हैं एडवांस अगर दे दिया, ठीक है ना, या प्रीवियस ईयर का कुछ बकाया है, आउटस्टैंडिंग है, या एडवांस का बात चल रहा होता है, तो उसका हम लोग क्या करते हैं बच्चों, एडजस्टमेंट करते हैं ना। तो मैं आपको न्यूमेरिकल भी क्वेश्चन समझाऊंगा, लेकिन पहले थ्योरेटिकल, क्योंकि पूरे आपको कॉन्सेप्ट को क्लियर करना है, ध्यान देना है यहाँ पे। कम से कम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन तो इससे तो क्लियर हो ही जाएगा। जो इनकम एक्सपेंडिचर्स क्या होता है, नॉमिनल अकाउंट होता है। दूसरी बात, रिसीट एंड पेमेंट क्या होता है, रियल अकाउंट होता है। और यहाँ पे पहले रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट बनेगा, उसके बाद ही इनकम एंड एक्सपेंडिचर्स बनेगा। और सबसे बड़ी बात, कैपिटल नेचर के कोई भी आइटम्स को हम लोग शो नहीं करते हैं जब हम लोग इनकम एंड एक्सपेंडिचर बनाते हैं, ठीक है। ये दोनों क्वेश्चंस की बातें आपको समझ में आ गया। इनकम कहां से होता है ये तो मैंने बता दिया। अब बच्चों यहाँ पे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 के साथ। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, 3rd नंबर कह रहा है स्टेट 2 फीचर्स ऑफ पार्टनरशिप। आप पार्टनरशिप चैप्टर पढ़े होंगे तो पार्टनरशिप का तो अच्छे तरीके से मालूम होगा ही, डेफिनेशंस क्या होता है, 2 और मोर पर्सन्स, है ना, म्यूचुअली एग्रीमेंट के साथ, या पार्टनरशिप एक्ट 1932 के हिसाब से जो बन जाता है कॉन्ट्रैक्ट या एग्रीमेंट, उसको आप बोल सकते हो पार्टनरशिप। लेकिन यहाँ बोले कि इसका खास विशेषता क्या होता है पार्टनरशिप का, तो पार्टनरशिप का यहाँ पे जो विशेषता होता है, जो फीचर्स होता है, पहली बात ये ध्यान सुनना है, शेयर ऑफ रिस्क एंड रिवॉर्ड्स, ऑल इंडिविजुअल्स शेयर द रिस्क एंड रिवॉर्ड्स ऑफ द ऑल बिजनेस, ये 2 बार लिखा गया। Share profit, each partner is entitled and share net profit of the business. So contract need not provide equal share. कहने मतलब यहाँ पे ये हुआ, अगर हम पार्टनरशिप का 2 फीचर्स बताएं तो रिस्क और रिवॉर्ड, खासकर रिस्क अगर कहा जाए तो सब पार्टनर को लेना पड़ेगा, और रिवॉर्ड भी अगर होगा तो सब पार्टनर को मिलेगा। रिवॉर्ड का मतलब क्या, प्रॉफिट या तो लॉस भी हो सकता है ना। उसी के साथ साथ यहाँ पे बोला गया जो भी शेयर्स ऑफ प्रॉफिट होगा, लॉसेज होगा, वो सारे के सारे फ्यूचर्स में अपने हिसाब से ही क्या कर सकता है, वो इक्वल शेयर। अगर कोई डीड बना हुआ, कॉन्ट्रैक्ट बना हुआ है ना, तो उसके हिसाब से बांट लेगा, लेकिन अगर नहीं है तो इक्वल तो बांटना ही है। तो क्या यहां समझ में आया, जो खासकर पार्टनरशिप का जो विशेषता होता है वो एक एग्रीमेंट के साथ होता है, 2 या 2 से ज्यादा लोगों के बीच में होना चाहिए यहाँ पे एग्रीमेंट, ठीक है ना, तभी वो पार्टनरशिप कहलाता है, अन्यथा वो सॉरी नहीं कहलाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 बोला गया व्हाट इज सैक्रिफाइसिंग रेशियो। सैक्रिफाइसिंग रेशियो क्या होता है बच्चों, तो बोला गया द सैक्रिफाइसिंग रेशियो इज द प्रोपोर्शन इन विच द ओल्ड पार्टनर फॉर्म एग्री टू गिव देयर शेयर ऑफ प्रॉफिट इन फेवर ऑफ न्यू पार्टनर। ध्यान से सुनना है, देखो सैक्रिफाइस कब होता है, जब कोई पार्टनर अगर एडमिशंस लिया, तो एडमिशंस के दौरान क्या होता है जब नया पार्टनर आएगा तो उस केस में, जब नया पार्टनर अगर आता है तो उसमें जो पहले से जो एग्जिस्टिंग पार्टनर होता है उसको क्या करना होता है, कुछ न कुछ सैक्रिफाइस करना ही पड़ता है। बहुत सिंपल सी बात है, अगर मान लीजिए पहले से कोई 3 या 4 पार्टनर काम कर रहा है, जब एक नया पार्टनर अगर आएगा तो जो पहले जिसको प्रॉफिट जितना मिल रहा था उतना अब नहीं मिलेगा, उसमें से वो घट सकता है ना, क्योंकि वो सैक्रिफाइस हो गया। तो हमेशा ध्यान रखना बच्चा, यहाँ पे जो बोला गया द सैक्रिफाइसिंग रेशियो इज द प्रोपोर्शन इन व्हिच द ओल्ड पार्टनर्स फॉर्म एग्री टू गिव अप देयर शेयर ऑफ प्रॉफिट फेवर ऑफ न्यूली एडमिटेड पार्टनर। तो जैसे ही अगर नया कोई पार्टनर एडमिट होता है तो उस केस में ऐसा होता है। सो इट एसेंशियल मेजर द सैक्रिफाइसिंग ईच एग्जिस्टिंग पार्टनर मेक्स। तो जो ओल्ड पार्टनर होगा और फिर जो माइनस कर लेंगे न्यू पार्टनर, उसके हिसाब से सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकल के आ जाता है। तो ये ध्यान रखना बच्चा, 2 मार्क्स के क्वेश्चंस में आपको पूछा ही जाएगा, ठीक है। तो इस चीज को नोट कर लेने हैं और हर एक क्वेश्चंस को ध्यान से सुनने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते बच्चों, क्वेश्चन नंबर 5 स्टेट 2 फीचर्स ऑफ गुडविल। तो गुडविल जो होता है खासकर बच्चों क्या होता है, इंटेंजिबल एसेट होता है ना। तो जो इंटेंजिबल है, जिसको टच नहीं कर सकते हैं, लेकिन ये गुडविल का फीचर्स क्या है, तो गुडविल मतलब क्या, ब्रांड, पेटेंट, हम ये भी कह सकते हैं, कॉपीराइट भी बोल सकते हैं, ट्रेडमार्क भी बोल सकते हैं, जिससे बिजनेस में अगर कहा जाए तो लॉन्ग टर्म इससे जो है ना अर्निंग किया जा सकता है ना। तो एक ब्रांड, एक ट्रेडमार्क, एक पेटेंट, एक कॉपीराइट, ये सब जो जितना भी दिख रहा है एक तरीके से गुडविल की तरह ही काम करता है। सो यहाँ पे आप कह सकते हैं बच्चों, जो 2 की फीचर्स ऑफ गुडविल आर दैट इज इंटेंजिबल एसेट। ये जो गुडविल होता है वो गुडविल क्या होता है, जिसको हिंदी में कहते हैं ख्याति, ये एक इंटेंजिबल एसेट है। और जब ये एक इंटेंजिबल एसेट होता है तो बिजनेस रेपुटेशन, खासकर ये बिजनेस के रेपुटेशंस में ज्यादा ध्यान देता है, कस्टमर्स का ये लॉयल्टी होता है। अब मान लो कोई भी प्रोडक्ट अगर यूज करते हो
तो एक ब्रांड के हिसाब से तो आपका उस कंपनी के ऊपर क्या रहता है, लॉयल हो, ठीक है ना, मतलब लॉयलिटी कहने का मतलब ये हुआ जब आप ट्रस्ट करते हो उस कंपनी पे। तो इस तरीके से गुडविल भी होता है जो किसी भी खासकर कंपनी के वो ब्रांड के रेपुटेशन में खासकर वो पार्टिसिपेट करता है। ठीक है बच्चों, ये बात समझ में आ गया। एंड इट बोला यहाँ पे इट कैन नॉट बी सेपरेटेड फ्रॉम द बिजनेस, इसको बिजनेस से अलग नहीं किया जा सकता। इट्स वैल्यू इज टाइटेड टू द इंटायर एंटिटी एंड ओनली रियलाइज्ड व्हेन द बिजनेस इज सोल्ड एज अ होल। जब कंपनी बिकेगा, जब बिजनेस बिकेगा, तभी जो है ना उस गुडविल का जो कुछ वैल्यूएशन हो सकता है। या आप कह सकते हो जब कोई पार्टनर आता है, पहले से अगर मान लीजिए ऑर्गेनाइजेशन का गुडविल बना हुआ है, अब कोई पार्टनर अगर आया तो उसमें भी गुडविल का वैल्यूएशन करने की जरूरत पड़ता है, ठीक है ना। या रिटायरमेंट लिया उस समय भी जरूरत पड़ेगा, डेजोलेशन हुआ पार्टनरशिप फॉर्म का उस समय भी होगा। मतलब गुडविल एक तरीके से रेपुटेशन ब्रांड वाले मटेरियल्स होते हैं, गुड्स होते हैं, खासकर जिसको टच नहीं करता है, ये एक तरीके से इंटेंजिबल एसेट होता है। बात समझ में आ गया। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 बोला गया यहाँ पे डिफाइन कंपनी। कंपनी क्या हो सकता है बच्चों? आपने शेयर कैपिटल से अकाउंट, शेयर कंपनी के बारे में सुना, डिवेंचर्स में पढ़ा होगा। तो यहाँ पे कंपनी होता क्या है? तो बोला गया कंपनी इज अ लीगल एंटिटी। लीगल जो एक लीगलाइज होता है, जो कोर्ट के द्वारा एक डॉक्यूमेंट्स के द्वारा बना हुआ रहता है, लीगल एंटिटी होता है, खुद का एक पहचान। लेकिन एक तरीके से ये आर्टिफिशियल्स होते हैं, लेकिन कहा जाए यहाँ पे ये एक लीगल एंटिटी होगा सेपरेट फ्रॉम इट्स ऑनर्स। ये ऑनर से बिल्कुल अलग होते हैं, बनाता ऑनर ही, लेकिन ये सेपरेशंस की बात किया जा रहा है। शेयर होल्डर्स फॉर्म अ ग्रुप ऑफ पीपल टू कंडक्ट बिजनेस, ट्रेड, अचीव स्पेसिफिक गोल्स एंड यूजुअली प्रॉफिट। तो कंपनी अगर बातें करें बच्चों, बनाने की बात आता है तो कंपनी हम लोग कैसे बना सकते हैं? तो कंपनी बनाने के लिए यहाँ पे कोई ज्यादा टेंशन वाली बातें होता नहीं है। आपको बस सोचना ये है कि बिजनेस आपको क्या चीज का करना है, ठीक है ना। पहले उस बिजनेस को चलाओ, करना कुछ नहीं है, रजिस्ट्रार ऑफिस जाना, या तो आजकल ऑनलाइन भी हो गया है तो आप ऑनलाइन भी बुक करके अपना रजिस्ट्रेशन, खासकर कंपनी का लोगो, ट्रेडमार्क, कॉपीराइट जो भी है, अगर आपने वो ले लिया तो बन गया आपका कंपनी। जिसमें आप क्या कर सकते हो, ग्रुप ऑफ मेंबर्स या तो सोल प्रोप्राइटर के साथ भी काम कर सकते हो। सोल प्रोप्राइटर मतलब क्या, सिंगल, फिर उसके बाद आप पार्टनरशिप पे भी कर सकते हो। तो ऐसे या दो से ज्यादा लोगों के साथ भी आप बिजनेस कर सकते हो, है ना। वो लिमिटेशंस की बात होती है जो आप किस टाइप की कंपनी आप चलाना चाहते हो, ठीक है, तो ये आप आराम से बना सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, और हाँ सबसे बड़ी बात ये जो आप देख रहे हैं कंपनी, ये कंपनी एक्ट जो नया जो हम लोग जो पढ़ते हैं वो है 2013 के हिसाब से हम लोग सारी बातें करते हैं। जो कंपनी एक्ट कौन सा फॉलो करें, तो 2013। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों बोला गया व्हाट इज स्पेसिफिक डोनेशन। तो स्पेसिफिक डोनेशन क्या होता है? तो बोला गया स्पेसिफिक डोनेशन इज मनी और एसेट गिवन टू अ नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, जिसको एनपीओ कहा जाता है, विथ क्लियर डोनर इम्पेज एंड रिस्ट्रिक्शंस। मीनिंग ऑफ मस्ट बी यूज्ड अ पार्टिकुलर प्रोजेक्ट एसेट पर्पस लाइक बिल्डिंग, कॉन्ट्रैक्टर, लाइब्रेरी, है ना, नॉट जनरल ऑपरेटिंग कॉस्ट, मेकिंग इट ए कैपिटल रिसिप्ट और लायबिलिटी इन अकाउंटिंग। मतलब ये जो दिख रहा है बच्चों आपको, ये जितना भी मैंने नाम बताया यहाँ पे, किसी भी खास प्रोजेक्ट पे काम करने के लिए एसेट हो, ठीक है, बिल्डिंग, कंस्ट्रक्शंस, लाइब्रेरी, बुक्स, ये सब के लिए एक स्पेसिफिक डोनेशन दी, चाहे ऑर्फेंस क्या हो, ठीक है ना, या ओल्ड एज होम हो, तो ये सब के लिए स्पेसिफिक डोनेशन खासकर दिया जाता है एनपीओ, नॉट प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन वाले को, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 बोला गया यहाँ पे स्टेट एनी 4 कंटेंट्स ऑफ पार्टनरशिप डीड। तो पार्टनरशिप तो आपको समझ में आ गया, 1932 एक्ट के तहत तो उसको बनी जा सकता है, खासकर कंपनीज एक्ट 2013 के हिसाब से वो स्टेबल हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे जो डीड की बात कर रहा है, डीड का मतलब समझौता, एग्रीमेंट। मतलब ये जब कोई पार्टनर्स अगर बनता है बच्चा, तो उस पार्टनर्स बनाने के दौरान यहाँ पे एक डीड बनाना बहुत ही ज्यादा जरूरत है। और उसमें खासकर क्या क्या बातें रहता है, तो बोला कि पार्टनरशिप डीड आउटलाइंस द टर्म्स ऑफ पार्टनरशिप एंड 4 की कंटेंट्स इसका हम लोग ले सकते हैं। पहली बात प्रॉफिट लॉस शेयरिंग रेशियो, पहली बात क्या है, प्रॉफिट लॉस शेयरिंग रेशियो। दूसरी बात क्या है, कैपिटल कंट्रीब्यूशंस। तीसरी बात क्या है यहाँ पे, तो बोल सकते हैं सैलरी, ड्रॉइंग इंटरेस्ट, ठीक है ना। और चौथी बात यहाँ पे ये जो एडमिशंस या रिटायरमेंट या डिजोलेशंस अगर होता है, ये सारे चीज है ना पूरे तरीके से क्लियर कट होना चाहिए। देखो इसमें तो आपको इतना ही बात लिखा हुआ है,
लेकिन इतनी बात से काम नहीं चलता है, आपको 15 से 20 पॉइंट जो है ना कम से कम आपको ध्यान रखना पड़ता है पार्टनरशिप डीड में, है ना। तो पार्टनरशिप डीड को मतलब एक समझौता बोलते हैं, एक एग्रीमेंट बोलते हैं। जब कोई पार्टनर्स अगर हम लोग फॉर्म करते हैं तो उसके दौरान आपको नाम, एडमिशन, एड्रेस ही है ना, कितना कैपिटल्स लगा, कौन कौन कितना प्रॉफिट लेगा, सैलरी लेगा, कमीशन लेगा, सारे बातें उसमें लिस्टिंग किया रहता है। तो इसी को हम लोग बोलते हैं पार्टनरशिप डीड। ये डीड बना हुआ रहना चाहिए। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का खासकर 4 बातें जो है ना कंटेंट्स की मुझे बात कर रहा हूं, जैसे सैलरी, कमीशन, इसका बात है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, ठीक है, प्रॉफिट्स, ये सारी बातें जो है ना आपको लगना चाहिए, तभी जो है कुछ हो सकता है। अगर मान लीजिए ये सब बातें अगर नहीं इंक्लूड रहता है तो फिर वो एग्रीमेंट सही नहीं है। ठीक है बच्चों, तो ये आपको समझ में आ गया होगा। जो यहाँ पे कम से कम ये 4-5 बातें जो लिखा हुआ है डीड के समय वो ध्यान रखने हैं आपको। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 बोला गया यहाँ पे, व्हाट डू यू मीन बाय गेनिंग रेशियो। आप गेनिंग रेशियो से क्या समझते हो? देखो होता क्या है ना, गेनिंग रेशियो न्यू माइनस अगर ओल्ड कर लेते हैं, नया में से अगर पुराना को घटा लेते हैं तो एक गेनिंग रेशियो निकल के आ जाता है। ठीक है, इसको हम लोग समझते हैं। बोला कि गेनिंग रेशियो बिजनेस स्पेशली बोला गया, खासकर स्पेसिफाई किया जाता है पार्टनरशिप अकाउंटिंग के लिए, इज द प्रोपोर्शन इन विच द रिमेनिंग पार्टनर्स एक्वायर द शेयर ऑफ रिटायरिंग या डिजीज पार्टनर। ये गेन कब होगा? जब मान लीजिए पहले से कोई पार्टनर है, उसमें से अगर कोई अगर डेड कर गया या रिटायर कर गया तो उस समय क्या होता है ना, किसी को लॉस या किसी को गेन होता ही होता है। लेकिन ज्यादातर चांसेस रहता है यहाँ पे गेन करने का, क्योंकि इसमें जो नया जो है ना वो नया में से पुराना को माइनस कर दिया जाता है, तभी जो है बनता है यहाँ पे गेनिंग रेशियो। तो बच्चों आपको ध्यान ये रखना है, जो बोला गया जब कोई रिटायर होगा, ठीक है ना, या डेथ होगा, उस केस में इंडिकेट किया जाता है हाउ देयर फ्यूचर प्रॉफिट या इंक्रीज। तो यहाँ पे प्रॉफिट जो होता है ना वहां पे इंक्रीज कर सकता है। सो इट इज कैलकुलेटेड एज द डिफरेंस बिटवीन द न्यू एंड ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो यहाँ पे न्यू रेशियो माइनस क्या कर सकते हैं, ओल्ड रेशियो, एंड हेल्प्स डिटरमाइनिंग कंपेंसेशन फॉर गुडविल। तो जिसको हम लोग गुडविल के लिए कंपनसेट कर सकते हैं। बातें समझ में आ गया बच्चों? तो हमेशा ध्यान रखना जो गेनिंग रेशियो होता है ना, कम से कम ये ध्यान रखो, जो न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो को आप क्या कहते हो, गेनिंग रेशियो। और इस पे क्वेश्चंस, खासकर न्यूमेरिकल क्वेश्चंस आएगा ही आएगा, जो कि मैंने आपके लिए अच्छे तरीके से वीडियो बना के रखा हुआ है। आप सारे वीडियो आप मेरा देख के जाओ, 100% कहते हैं आपका पूरे तरीके से अच्छा स्कोर के साथ जो है ना पास करोगे। ठीक है, अब भी आपका मौका है देखने का, ये नहीं सर्वे टाइम बीत गया, ऐसा हो गया, ऐसा कुछ नहीं है, अब भी है। उसमें अच्छे तरीके से समझाया, उसको देखो, पढ़ो, और जो जो क्वेश्चंस की बात कर रहा हूं बच्चा, वो सारे के सारे क्वेश्चंस देख लो, उतना ही पढ़ के जाओ, और गारंटी के साथ कहते हैं आप अच्छे मार्क्स के साथ पास कर जाओगे। नेक्स्ट क्वेश्चन 10 नंबर अगर बात करें तो बोला गया व्हेन एंड व्हाई रिलेशंस अकाउंट इज प्रिपेयर। तो आपको पहले से मालूम होना चाहिए, ये जो रिलेशंस अकाउंट होता है ये एक नॉमिनल अकाउंट होता है। और ये कब बनाया जाता है, ये कब बनाया जाएगा, जब पार्टनरशिप का डिसोल्यूशन होगा, और जिस समय हम लोग सारे एसेट को, ठीक है ना, सेल करते हैं, और जितने भी लायबिलिटीज होता है उसको क्या करते हैं, पेमेंट करते हैं, उस केस में हम लोग रिलेशंस अकाउंट बनाते हैं, है ना। तो यहां पर आप देख सकते हो, जो रिलेशंस अकाउंट इज प्रिपेयर व्हेन ए पार्टनरशिप फॉर्म्स डिसॉल्व या क्लोज या शट डाउन हो सकता है, कंपनी पूरे तरीके से बंद पड़ गया, ठप हो गया, तो उस केस में हम कह सकते हैं रिलेशंस अकाउंट बनाया जाएगा टू सिस्टमैटिकली रिकॉर्ड टू द सेल ऑल एसेट एंड पेमेंट ऑफ ऑल लायबिलिटीज, सो डिटरमाइनिंग द प्रॉफिट और लॉस फ्रॉम दीज एक्टिविटीज, सो व्हिच इज देन डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द पार्टनर्स इंश्योरिंग द फेयर फाइनल सेटलमेंट। कहने मतलब यही हुआ, जो रिलेशंस अकाउंट है ये तो नॉमिनल अकाउंट है, समझ में आ गया, लेकिन कब बनाया जाता है ये भी मैंने बता दिया, जब पार्टनर्स पूरे तरीके से डिसॉल्व हो जाता है, शट डाउन हो जाता है, मतलब कंपनी बंद होने वाला होता है, बंद हो चुका रहता है, उस केस में जितना भी कंपनी का या पार्टनरशिप फर्म का, पार्टनरशिप फर्म कंपनी बन जाता है, तो जब उस केस में जब फर्म अगर पूरे तरीके से शट डाउन हो चुका रहता है बच्चा, उस केस में क्या करता है, सारे एसेट को बेच के और बाकी बात जो लायबिलिटी उसको पेमेंट करके पूरे तरीके से फुल सेटलमेंट कर दिया जाता है। उस केस में हम लोग बनाते हैं रिलेशंस अकाउंट। और रिलेशन अकाउंट जब फुल, अगर मान लीजिए शटडाउन अगर कंपनी होते रहता है, तो उस केस में आपको रिलेशंस अकाउंट बनाने पड़ते हैं, पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट बनाने पड़ते हैं, फिर उसके बाद बैंक बनाने पड़ते हैं, बैंक या कैश अकाउंट बनाना पड़ेगा, और फाइनली क्या बनाना पड़ेगा, बैलेंस शीट अगर कंपनी को शो करना है तो वो बना सकते हो, लेकिन फाइनल अगर कहा जाए तो बैंक अकाउंट बनाना ही पड़ता है। बैलेंस शीट की बात है नहीं, बैलेंस शीट पहले से दिया रहेगा,
बैलेंस शीट बनाने की कोई जरूरत नहीं है। क्यों नहीं जरूरत है? क्योंकि कंपनी पूरी तरीके से शट डाउन हो चुका है, तो आप उसका बैलेंस शीट लेके क्या करेंगे? हाँ, फाइनल आप बता सकते इतना है, लेकिन तीसरा जो आपको मैंने बताया बैंक अकाउंट, वो बनाना ही पड़ेगा। रिलायंस अकाउंट जर्नल एंट्री अगर मान लीजिए अगर आ रहा है, पूछने के लिए बना देना, जर्नल एंट्री अगर आया तो आपको बनाना ही पड़ेगा। तो रिलायंस अकाउंट, उसके बाद आपका जर्नल एंट्री आपको चाहिए तो ऑप्शनल है, लेकिन बैंक अकाउंट बनाना पड़ता है। ठीक है बच्चों, ये आपको समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 बोला कि व्हाट इज इक्विटी शेयर? इक्विटी शेयर किसको बोल सकते हैं? इक्विटी का मतलब होता है बराबर, मतलब ऑनर माना जाता है। ठीक है, तब वो सिंपल सी बात है यहाँ पे, इक्विटी शेयर आर मीनिंग रेफर्स टू द रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑनरशिप इन अ कंपनी। जो कंपनी का मालिक होता है उसी को बोल सकते हैं एक तरीके से इक्विटी शेयर वाले। नेक्स्ट क्वेश्चंस पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, नेम एनी टू टाइप्स ऑफ डिवेंचर्स। दो प्रकार के यहाँ पर डिवेंचर्स की बात चल रहा है। बोला कि डिवेंचर्स आर ऑफ टू टाइप्स। पहली बात यहाँ पे बोला गया जो डिवेंचर्स है वो दो प्रकार का होगा। पहला कन्वर्टेबल एंड नॉन कन्वर्टेबल। तो यहाँ पे ऑल्सो नोन एज, इसको एनसीडी भी बोल सकते हैं। नॉन कन्वर्टेबल डिवेंचर्स, एनसीडी का मतलब होता है, और कन्वर्टेबल डिवेंचर तो सीडी बोल सकते हो, है ना। तो ये दो प्रकार का तो डिवेंचर्स हो गया, क्योंकि आपसे सिर्फ पूछा गया था कि कितने प्रकार का डिवेंचर्स है। तो दो प्रकार के डिवेंचर, एक जिसको कन्वर्ट कर सकते हैं और दूसरा कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं। ठीक है, सो कन्वर्टेबल डिवेंचर्स कैन बी कन्वर्टेड इनटू शेयर ऑफ द बॉन्ड इश्यूअर एट स्पेसिफिक टाइम्स। तो जो अगर कन्वर्ट हो सकता है उसमें हम लोग बॉन्ड शेयर में कन्वर्ट कर सकते हैं, और जो कन्वर्ट हो ही नहीं सकता है तो उसका तो हम बातें नहीं कर सकते हैं। ठीक ना बच्चों, तो यहाँ पे 12 नंबर भी बातें समझ में आ जाना चाहिए। ध्यान रखना बच्चों, ये जो वीडियो है, ये इस क्लास में, इस वीडियो में 2 मार्क्स क्वेश्चन और 5 मार्क्स के क्वेश्चंस आने का 100% चांस है। जितने भी क्वेश्चंस है आपको बनाना है, याद करना है, ठीक है ना, और सुनने भी, मैं समझा के यहाँ पे बात कर रहा हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 बोला गया है, व्हाट डू यू मीन बाय वर्किंग कैपिटल? वर्किंग कैपिटल किसको कह सकते हैं बच्चों? तो कह सकते हैं जब कोई काम अगर चल रहा होता है, वर्किंग कैपिटल इज द क्वेश्चन that keeps business running smoothly from day to day। जो पर डे या कह सकते हैं डे टू डे अगर चल रहा होता है उसको हम लोग बोलते हैं वर्किंग कैपिटल। और वर्किंग कैपिटल निकालने के लिए आपको ध्यान रखना है WC इक्वल टू होता है करंट एसेट और माइनस में करंट लायबिलिटीज, ये ध्यान रखना है। WC इक्वल टू CA माइनस CL। याद रहेगा ना बच्चा? याद रहना चाहिए, क्योंकि इससे न्यूमेरिकल क्वेश्चंस भी आपको बन जाएगा अगर फॉर्मूला याद है तो। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14 क्या बोला गया? व्हाट इज कैश फ्लो स्टेटमेंट, है ना। तो कैश फ्लो स्टेटमेंट का मतलब होता है जहां पे सिर्फ और सिर्फ हमको कैश ही ट्रांजैक्शंस अगर होगा तभी हम कैश फ्लो की बातें कर सकते हैं। लेकिन इसमें आपको और भी बातें समझना है। देखो, सबसे पहले बात ये, अ कैश फ्लो स्टेटमेंट जो हाईलाइट्स टू द कंपनी कैश इनफ्लो एंड आउटफ्लो। इनफ्लो कब कहते हैं बच्चा? जब अगर बैलेंस जब पूरे हिसाब बारी किया गया, जब प्लस में अगर आ जाता है तो कहलाते हैं इनफ्लो, और जब माइनस में अगर चला गया तो आप क्या समझोगे? आउटफ्लो। ठीक है, तो इनफ्लो का मतलब होता है पैसा आना, और आउटफ्लो का मतलब होता है पैसा जाना। उसी को हम लोग क्या कह सकते हैं सिंपल से तरीके से? कैश फ्लो स्टेटमेंट। सो कैश फ्लो स्टेटमेंट बोला गया एंड आउटफ्लो फ्रॉम इट्स ऑनगोइंग operations and external investment sources to included cash made by business। so through operations, देखो इसमें तीन तीन बातें हम लोग को पढ़ने पड़ते हैं। इसमें क्या क्या बातें हैं? पहली बात ऑपरेटिंग, है ना, पहला क्या होता है? ऑपरेटिंग। दूसरा क्या होता है? इन्वेस्टमेंट। और तीसरा क्या होता है? फाइनेंस। जब ये तीनों को फाइनली जब ऐड सब्ट्रैक्ट करने के बाद जो आंसर आएगा, लिखा है भी यहाँ पे, द सम ऑफ विच इज कॉल्ड कैश फ्लो। जब ये तीनों को पूरे तरीके से कैलकुलेट कर लेंगे बच्चा, जो आंसर आएगा, प्लस में अगर आया तो इनफ्लो हुआ कैश का, और माइनस में हुआ तो आउटफ्लो हुआ। ठीक है, बात समझ में आ गया? अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15। बोला कि व्हाट इज फॉरफीचर ऑफ शेयर? तो फॉरफीचर्स का मतलब क्या होता है? जब्त कर लेना, है ना। तो बोला गया फॉरफीचर ऑफ शेयर अकर्स व्हेन अ शेयर होल्डर फेल्स टू मीट ऑब्लिगेशन सच एज नॉन पेमेंट। मतलब जो पेमेंट नहीं करता है
उसके शेयर को क्या किया जाता है, फॉरफीचर कर लिया जाता है ना, जब्त कर लिया जाता है। तो आपने पढ़ा भी होगा, बस मैं यहाँ पे रिविजन करवा रहा हूँ। और फॉरफीचर ऑफ शेयर अकर्स व्हेन, बोला कि यहाँ पे शेयर होल्डर, जो भी शेयर होल्डर है अगर वो पेमेंट करने में कामयाबी नहीं हासिल करते, मतलब नाकामयाब रहता है, फेल कर जाता है, तो उस केस में जो भी शेयर दिया रहेगा उसको फॉरफिटेड कर लिया जाएगा, जब्त कर लिया जाएगा। ठीक है, फिर बोला कि रिजल्टिंग इन द लॉस ऑफ देयर शेयर्स एंड एसोसिएटेड राइट्स, सारी चीजों खो सकता है। हाँ, 14 डेज का यहाँ पे बातें दिया जाता है, 14 दिन तक जो है ना आपको कंपनी की तरफ से इंफॉर्मेशन दिया जाएगा, भैया पैसा जमा करो, पैसा जमा करो। 14 दिन तक अगर नहीं दिया तभी जो है ना आप जब जो भी पेमेंट किए हो और आगे पेमेंट नहीं कर रहे तो आपको जब्त कर लिया जाएगा। ठीक है, नॉन पेमेंट। ठीक है, बोला गया कंपनी मस्ट बी फॉलो द स्पेसिफिक प्रोसीजर्स आउटलाइन इन द आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन। तो आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में साफ साफ वो बातें लिख के दे देता है, जो आपको कितने दिनों के बाद पैसा देना है या नहीं देना है। अगर नहीं देते हो तब क्या हो सकता है, तो आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में सारी बातें लिखा हुआ रहता है। सो लीडिंग, अच्छा आर्टिकल्स किसको कहते हैं, तो आर्टिकल्स बोलते हैं जब किसी के द्वारा कोई नियम कानून दिए जाते हैं उसको बोलते हैं आर्टिकल्स। ठीक है ना। अब बाकी बात एक सेक्शन होता है बच्चा, वो सेक्शंस की अगर बातें करें, अब फिर होता है एक तो सेक्शन हो गया, ठीक है ना, एक होता है आर्टिकल्स। तो आर्टिकल्स मैंने बता दिया जो किसी के द्वारा, जैसे कंपनी के द्वारा जब नियम कानून दिया जाएगा, जब आपको यही काम को फॉलो करना है, यही रूल को फॉलो करना है, तो उसको आप क्या कह सकते हैं, आर्टिकल्स। लेकिन एक होता है सेक्शन, वो जो सेक्शंस होता है वो आप निदान के लिए होता है, पब्लिक का अगर बातें करें तो जो भी प्रॉब्लम होगा उस सेक्शंस के तहत प्रॉब्लम को खत्म किया जाता है ना। लेकिन इसमें कंपनी के द्वारा किया जाता है आर्टिकल्स के हिसाब से। ठीक है, ये बात समझ में आ गया। तो आपको ध्यान रखना फॉरफीचर क्या होता है, द कंपनी मस्ट बी फॉलो स्पेसिफिक प्रोसीजर्स आउटलाइन इन द आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन सो लीडिंग टू द ट्रांसफर ऑफ ऑनरशिप बैक टू द कंपनी। तो जो भी ऑनरशिप दिया जाता है पहले और नहीं पेमेंट करने के बाद उससे ऑनरशिप ले लिया जाता है, जब्त कर लिया जाता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं बच्चा, फॉरफीचर्स। ठीक है, तो फॉरफीचर समझ में आ गया, फॉरफीचर ऑफ शेयर्स क्या होता है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16। बोला कि व्हाट इज सरेंडर वैल्यू। तो सरेंडर वैल्यू का मतलब ये होता है जब कोई चीज का अगर डेट अगर मान लीजिए फिक्स था, उसमें मैच्योरिटी डेट आ गया, मैंने जमा कर दे, एक तो ये हुआ। और एक होता है हम पेमेंट नहीं करना चाहते हैं, ठीक है ना, अब हम जो है उसके लिए असमर्थ हैं, मेरे पास उतना है नहीं, उस समय भी क्या कर सकते हैं, सरेंडर कर सकते हैं। ठीक है ना, ये तो हुआ अपना नॉर्मल भाषा। अब यहाँ समझो, बोला कि सरेंडर वैल्यू इज द मनी policy holder gets from an insurance company when they choose to cancel their policy prior to the policy maturity period। मतलब यही हुआ, मैच्योरिटी होने से पहले ही आपको लग रहा है जो कैंसिल कर दे, ठीक है ना, आपके पास उतना पैसा नहीं है इंश्योरेंस प्रीमियम को भरने के लिए, तो वहां पे आप सरेंडर भी कर सकते हो। उसी को हम लोग बोलते हैं यहाँ पे क्या बोलते हैं भैया, तो सरेंडर वैल्यू बोलते हैं। बात समझ में आ गया, खासकर पॉलिसी होल्डर वाले लोगों को ये ध्यान रखना है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 17। बोला गया यहाँ पे व्हाट इज नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस। उससे पहले तो मैंने सोर्सेज ऑफ इनकम की बातें बोला था। अब देखो, The not-profit organizations are the establishment that are for utilized for the welfare community। खासकर ध्यान रखना बच्चा, ये जो एनपीओ होता है ना, एनपीओ, ये नॉट प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, ये सिर्फ क्या होता है, वेलफेयर के लिए होता है। इसका काम है ना कोई प्रॉफिट कमाना नहीं होता है, ये सिर्फ और सिर्फ बोला गया यहाँ पे जो हम सर्विस देंगे, वेलफेयर करेंगे, कल्याण का काम करेंगे, इतनी सी बात है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। बोला कि डिफाइन गुडविल एंड डिस्क्राइब द फैक्टर अफेक्टिंग दैट वैल्यू, द वैल्यू ऑफ गुडविल। देखो बच्चा, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, 5 मार्क्स का क्वेश्चन है। तो गुडविल आपको तो पहले से पता है, ये एक इंटेंजिबल एसेट होता है ना, जिसमें बोला गुडविल इज द एक्स्ट्रा वैल्यू ऑफ business holds due to its intangible asset exceeding the fair value of its tangible and identifiable intangible asset। It's बोला गया what makes customer return and pay more even if competitions या competitor after similar product। पहली बात तो ये ठीक है, सिंपल से भाषा में ये समझो तो गुडविल क्या होता है, एक इंटेंजिबल एसेट होता है। यहाँ पे खासकर ये आइडेंटिफाई रहता है, ये ब्रांड होता है, जो कि मैंने बात कर लिया, ठीक है। लेकिन बोला गया इसको रहने से बोला कि गुडविल को डिफाइन करो, लेकिन ऐसे कौन कौन से फैक्टर है जो गुडविल के वैल्यू को जो अफेक्ट करता है, ठीक है, इसको समझना बहुत जरूरी है। पहली बात ये बोला कि नेचर ऑफ बिजनेस, बिजनेस किस प्रकार का आपका है, स्टेबल डिमांड एंड हाई वैल्यू प्रोडक्ट
प्रोडक्ट बूस्ट गुडविल होता है। अगर ज्यादा अगर आपका डिमांडेड है बिजनेस का, आपके बिजनेस का मार्केट में अगर ज्यादा डिमांडेड है तो हाई वैल्यू प्रोडक्ट वाला है, मतलब वो गुडविल का वैल्यूएशन अच्छा मिलेगा, ठीक है ना। दूसरी बात लोकेशन, अगर मान लीजिए आप कोई कंपनी को, मतलब गुडविल कहाँ, ब्रांड कंपनी जिसको आप मान लो बेचना चाहते हो, ठीक है ना, उसका वैल्यूएशन आप कैसे कर सकते हो, कैसे उस पर अफेक्ट कर सकता है, गुडविल का वैल्यू कम या ज्यादा कैसे हो सकता है। तो पहली बात ये, आपके कंपनी का प्रोडक्शन बहुत ज्यादा है, आपके गुडविल का क्या बोलते हैं, कंपनी का ज्यादा डिमांडेड है, तो कंपनी का डिमांड होने की वजह से क्या होता है, उसका गुडविल का भी वैल्यूएशन ज्यादा होता है। पहली बात तो समझ में आ गया। दूसरी बात ये जो बोला यहाँ पे, जो लोकेशन, तो लोकेशंस कैसा होना चाहिए, प्राइम लोकेशंस पे है या जहां तहां है, तो प्राइम लोकेशन विद हाई कस्टमर ट्रैफिक इंक्रीज गुडविल। तो जितना ज्यादा ट्रैफिक रहेगा, ठीक है ना, ट्रैफिक इंक्रीजेज रहेगा, कस्टमर का आना जाना रहेगा, उतना ज्यादा क्या होता है बच्चा, गुडविल का वैल्यू बढ़ता है। तीसरी बात मैनेजमेंट एफिशिएंसी, मैनेजमेंट कैसा काम कर रहा है, एफिशिएंट रेपुटेबल मैनेजमेंट लीड्स टू द हायर गुडविल। अगर कंपनी के ऑनर्स या मैनेजमेंट अगर अच्छा होगा, रेपुटेशंस वाले मैनेजमेंट करके रखा होगा, तो अच्छा से उसका गुडविल का वैल्यूएशन मिलवे करेगा, ठीक है ना। फिर टाइम फैक्टर, लॉन्गर प्रॉफिटेबल ऑपरेशंस इंक्रीज गुडविल, मतलब लंबा समय तक मान लीजिए कोई बिजनेस चला, कोई ब्रांड चला, तो उसका गुडविल अच्छा मिलता है। ये नहीं जो 2-4 महीने, ये 2-4 साल के लिए कंपनी बनाया गया और 2-4 साल के बाद उसको 6ठा साल 7वां साल उसको बेचना है तो गुडविल अच्छा मिलेगा, ऐसा नहीं है। अगर लंबा समय तक अगर मान लीजिए कंपनी अगर चला है 25 साल 30 साल 60 साल, तो उस केस के बाद अगर उसको बेचना चाह रहा है तो उसका वैल्यूएशन, उसकी वैल्यू ज्यादा मिलता है, ठीक है। उसके बाद बोला गया बच्चों यहाँ पे पेटेंट एंड ट्रेडमार्क से एक्सक्लूसिव राइट्स एंड सिग्निफिकेंट वैल्यू मिलता है, ये अगर ट्रेडमार्क ये सब है तो। फिर कस्टमर्स बोला गया रिलेशनशिप कैसा होगा, स्ट्रॉन्ग लॉयल कस्टमर्स बेस होगा। फिर बोला गया एम्प्लॉय रिलेशंस पॉजिटिव स्टाफ रिलेशंस होना चाहिए। फिर बोला गया मार्केट पोजीशन स्ट्रॉन्ग मार्केट और प्रेजेंस एंड ब्रांडेड होना चाहिए, ठीक है ना। अगर ऐसा अगर होता है तो गुडविल का वैल्यूएशन, गुडविल का जो अफेक्शंस है वो होगा, है ना, उससे ज्यादा रिटर्निंग भी मिलने का चांसेस है, ठीक है बच्चों। ये आपको बात क्लियर हो चुका है जो आखिर गुडविल का पढ़ने वाले जो प्रभाव है वो किस किस से हो सकता है और गुडविल का वैल्यू कैसे बच सकता है, बढ़ा सकते हैं, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन जो नेक्स्ट है वो लगा डिस्टिंग्विश बिटवीन इक्विटी शेयर्स एंड प्रेफरेंस शेयर। ये तो बहुत सारे बच्चे को मालूम होगा। प्रेफरेंस शेयर किसको कहते हैं बच्चा, द होल्डर ऑफ दिस शेयर डू नॉट एंजॉय एनी वोटिंग राइट्स, मतलब इसमें वोट डालने का अधिकार नहीं होता है। प्रेफरेंस शेयर वाले को, इक्विटी शेयर वाले को वोट डालने का अधिकार होता है। दूसरी बात पेमेंट की अगर बात करें, इसको पेमेंट पहले मिलता है। द होल्डर्स ऑफ दिस शेयर्स हैव देयर प्रेफरेंस राइट्स एज द पेमेंट ऑफ डिविडेंड, इसको पेमेंट का राइट्स है सबसे पहले का, लेकिन इसका नहीं। इक्विटी शेयर होल्डर्स गेट द डिविडेंड आफ्टर द पेमेंट टू प्रेफरेंस शेयर, तो पहले इसको पेमेंट मिलेगा तभी इसको पेमेंट मिल सकता है। उसके बाद बोला कि रीपेमेंट ऑफ कैपिटल की बात करें, द होल्डर ऑफ दिस शेयर्स हैव देयर प्रेफरेंस राइट्स एज द रीपेमेंट ऑफ प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, ठीक है। तो यहां से प्रेफरेंस शेयर वाले ही राइट्स बना सकते हैं, रीपेमेंट कर सकता है, लेकिन इसमें बोला अगर रीपेमेंट इसका अगर होगा तो इक्वली शेयर कैपिटल इज मेड आफ्टर रीपेमेंट ऑफ ये जो प्रेफरेंस शेयर होल्डर वाले का है सो, ठीक है। फिर बोला रेट ऑफ डिविडेंड, इसका रेट ऑफ डिविडेंड फिक्स रहता है, इसको कितना परसेंटेज से मुझे रेट ऑफ डिविडेंड मतलब लाभांश, इसको लाभ प्रॉफिट बांटना है ये फिक्स है, लेकिन इक्विटी शेयर वाले को इसका कोई फिक्स रेट नहीं है, जो बचा सब इसी का। उसके बाद बोला गया कन्वर्टेबल, तो बोला गया प्रेफरेंस शेयर कैन बी कन्वर्टेबल इनटू इक्विटी, तो प्रेफरेंस शेयर वाले जो है ना इक्विटी शेयर में जा सकता है, लेकिन इक्विटी शेयर वाले प्रेफरेंस में नहीं आ सकता है, ठीक है। रिडेम्पशंस की अगर बात करें बच्चों तो बोला गया प्रेफरेंस आर रिडेमेबल ड्यूरिंग द लाइफ टाइम ऑफ द कंपनी, लेकिन द इक्विटी शेयर आर नॉट रिन्यूएबल ड्यूरिंग द लाइफ टाइम ऑफ द कंपनी, ये रिन्यूएबल होगा जब तक इसका एक ड्यूरिंग या ड्यूरेशन टाइम फिक्स रहेगा, उसके दौरान ये कर सकता है, इसका कोई फिक्स ऑफ टाइम नहीं है, ये रिडीम नहीं कर सकता है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 नंबर भी 5 मार्क्स का क्वेश्चन है बच्चों, ध्यान से सुने। बोला गया यहाँ पे रिसिप्ट एंड पेमेंट एक साथ है और इनकम एंड एक्सपेंडिचर एक साथ, मतलब ये दोनों के बीच में डिफरेंस, ये तो 100% श्योर हो जाओ तो 5 मार्क्स के क्वेश्चंस में आएगा ही आएगा, या तो न्यूमेरिकल क्वेश्चंस आएगा नहीं तो इस पे ये थ्योरेटिकल क्वेश्चन जो मैं बात कर रहा हूं वो आएगा ही आएगा। सबसे पहली बात देखते हैं रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट क्या होता है। बोला गया इट इज ए प्रिपेयर टू
नो द कैश रिसिप्ट एंड कैश पेमेंट। तो इसमें आपको पता होना चाहिए, मैंने बताया भी होगा, ये एक रियल अकाउंट होता है, ये क्या होता है, एक नॉमिनल अकाउंट होता है। सबसे इसको क्लियर कर लिया करो हमेशा, ठीक है। बोला गया अब इसमें बोला गया सिर्फ जो रिसिप्ट एंड पेमेंट की बातें कर रहा हूं, इट इज प्रिपेयर टू नो द कैश रिसिप्ट एंड कैश पेमेंट की बात होगा। इसमें बोला गया बच्चा, बोला कि इट इज प्रिपेयर टू नो वेदर देयर इज एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंडिचर एंड एक्सेस ऑफ एक्सपेंडिचर ओवर इनकम ड्यूरिंग द करंट पीरियड। या तो प्रॉफिट ज्यादा हो सकता है या लॉस, इसमें सरप्लस चलता है। अगर ज्यादा हो गया तो सरप्लस हो गया, कम हो गया तो डिफिसिट हो गया, जो कि आपको मालूम होगा। अब इसका जो अमाउंट होगा वो आगे की ओर भेजा जाता है। अब देखो बच्चा यहाँ पे साफ साफ यहाँ पे लिखी दिया गया है, इट इज अ रियल अकाउंट, इट इज अ समरी ऑफ कैश अकाउंट, कैश रिसीव्ड आर रिकॉर्डेड इन द डेबिट साइड एंड कैश पेमेंट आर रिकॉर्डेड ऑन द क्रेडिट साइड, ठीक है। अब इनकम एक्सपेंडिचर्स की अगर बात है, बोला कि इट इज अ नॉमिनल अकाउंट, ये तो मालूम है भाई, जितना भी इनकम एक्सपेंडिचर होता है वो क्या है, नॉमिनल अकाउंट है। इट इज सिमिलर टू प्रॉफिट एंड लॉस, जो इनकम एंड एक्सपेंडिचर बनाते हैं वो जैसे प्रॉफिट एंड लॉस बनाते हैं वैसे ये भी बनता है। एक्सपेंसेस आर रिकॉर्डेड डेबिट साइड, जितना भी खर्चा होता है सबको डेबिट साइड में लिखते हैं, और जितना भी इनकम होता है उसको क्रेडिट साइड में लिखते हैं। और यहाँ पे जितना भी रिसिप्ट की अगर बात है, कैश रिसिप्ट आर रिकॉर्डेड इन डेबिट साइड, मैंने अभी बताया था, जितना भी अगर रिसीव हो रहा है उसको डेबिट साइड में करेंगे, और जितना भी पेमेंट हो रहा है उसको क्रेडिट साइड में करते हैं। चलो बेसिस ऑफ अकाउंटिंग की बात करें तो बोला गया है रिसिप्ट एंड पेमेंट वाली बात है, तो इट इज अ बेस ऑन कैश सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग, नॉन कैश आइटम आर नॉट रिकॉर्डेड। मतलब ये रिसिप्ट एंड पेमेंट में सिर्फ और सिर्फ हम लोग कैश से रिलेटेड ही ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड कर सकते हैं और रिकॉर्ड नहीं कर सकते हैं। अब इनकम एक्सपेंडिचर्स पे आते हैं तो बोला कि इट इज अ बेस ऑन एक्चुअल सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग, नॉन कैश आइटम्स लाइक आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, डिप्रिसिएशन आल्सो शुड बी रिकॉर्डेड, ठीक है। तो यहाँ पे ये होना चाहिए, तो ये एक्चुअल सिस्टम के बेसिस पे होता है, मान लिया गया जिसमें एडजस्टमेंट के साथ दिया जाता है, तो इसको हम लोग इसे करेंगे। उसके बाद ओपनिंग एंड क्लोजिंग बैलेंस की अगर बात करें बच्चा, तो बोला कि इट कमेंस विद ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैश एंड बैंक एंड एंड्स विद क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैश एंड बैंक। मतलब रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट अगर बनाते हैं तो जैसे अगर ये बिजनेस अगर शुरू होता है तो उसी समय इसका रिसिप्ट एंड पेमेंट का अगर कहा जाए तो ओपनिंग शुरू हो जाता है। लेकिन इनकम और एक्सपेंडिचर बोला गया है जब तक अगर रिसिप्ट एंड पेमेंट नहीं है मेरे पास, तब तक आप इनकम एक्सपेंडिचर नहीं बना सकते। रिसिप्ट एंड पेमेंट आपको जब तक रहेगा तभी आपका इनकम एक्सपेंडिचर बनेगा। लेकिन इनकम एक्सपेंडिचर आप जैसे बनाए हो बच्चा, तो इसमें या तो डिफिसिट होता है, कमी होता है, या तो सरप्लस अमाउंट होता है, ठीक है ना, तभी वहां पे ओपनिंग या क्लोजिंग की बात कहा जाएगा, इससे पहले की बातें नहीं होता है, ठीक है। देयर इज नो ओपनिंग बैलेंस, इट एंड्स विद सरप्लस या डिफिसिट, या तो सरप्लस बचेगा या तो डिफिसिट बचेगा, इसका कोई ओपनिंग बैलेंस नहीं होता है इनकम एंड एक्सपेंडिचर्स का, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चंस नहीं, फिलहाल आगे भी पॉइंट है। बोला कि नेचर ऑफ आइटम्स, इट कंटेन्स एक्चुअल रिसिप्ट एंड पेमेंट रिस्पेक्टिव ऑफ रेवेन्यू और कैपिटल आइटम्स नेचर्स का होगा। और अगर इनकम एक्सपेंडिचर्स की बात करें, इट कंटेन्स ओनली रेवेन्यू आइटम्स, दैट इज ओनली रेवेन्यू एक्सपेंस एंड बोला यहाँ पे रेवेन्यू इनकम। तो रेवेन्यू आपको मालूम होगा जो टोटल सेलिंग के हिसाब से हम लोग बातें करते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे बोला गया सिर्फ और सिर्फ रेवेन्यू वाले आइटम्स को ही हम लोग लिख सकते हैं, और यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ बोला गया रिसिप्ट एंड पेमेंट जो कि रेवेन्यू और कैपिटल आइटम्स की नेचर का होगा। बैलेंस शीट की अगर बातें करें बच्चा, रिसिप्ट एंड पेमेंट में नो बैलेंस शीट इज प्रिपेयर अलोंग विद दिस, इसके साथ कोई बैलेंस शीट की जरूरत नहीं है। लेकिन इनकम और एक्सपेंडिचर्स की अगर बातें करें, बैलेंस शीट इज प्रिपेयर अलोंग विद दिस, मतलब ये बनाने के बाद हम बैलेंस शीट भी बनाना पड़ता है, ठीक है। तो फटाफट रिविजन्स करा रहे हैं, ध्यान से सुनने हैं, ध्यान से इसको याद करना है क्या क्या बात होने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों यहाँ पे 21 नंबर, बोलेगा व्हाट इज मीन्ड बाय कॉमन साइज स्टेटमेंट। तो कॉमन साइज स्टेटमेंट क्या होता है, बहुत सारे बच्चों को मालूम भी है, मैंने बहुत सारे न्यूमेरिकल्स भी कोशिश से बनाया है। बोला कि द स्टेटमेंट whenever figure reported are converted into percentage to some common base are known are common size statements. So each percentage show the relations of the individuals items its respective total. The common size income statement net sales बोला कि figure assume 100 and all figures of expenses should be expressed as percentage of sales. In common size balance sheet the total asset of liability is assumed to be 100 and figure are expressed as a percentage of total. ये तो मैंने रीड कर दिया, लेकिन इसको सिंपल से भाषा में समझो।
कॉमन साइज जो स्टेटमेंट होता है बच्चा, ये एक ऐसा स्टेटमेंट होता है जिसको हम लोग बेस जो ईयर होता है वैसे 100, इसमें टोटल सेल्स की बातें किया जाएगा, ठीक है ना, ऑपरेशंस रेवेन्यू की बातें किया जाएगा, कितने इसमें सेल्स हुआ है, कितने इसमें एक्सपेंसेज हुआ, इसको ऑल ओवर अगर बातें कहा जाए तो हम लोग दिखाते हैं आउट ऑफ 100 में। तो जो नेट रेवेन्यू होगा सेल्स का, ठीक है ना, वो 100 साइज की होने चाहिए। तो यहाँ पे यही बोलना चाह रहा है कि कॉमन साइज जो बैलेंस शीट में होता है वो एसेट और लायबिलिटी का जितना भी होता है हमेशा हम 100 के एजम्पशन से लेकर बनाते हैं, टोटल लेके, ठीक है। ये बात आपको समझ में आ जाना चाहिए, इतना बातें नहीं तो आपको न्यूमेरिकल क्वेश्चन इसके जगह पे बना लेना, अगर आपको इतना याद नहीं करना है तो, नहीं तो याद करना पड़ेगा। वैसे क्या है, तो कॉमन साइज स्टेटमेंट जो होता है जिसको हम लोग टोटल सेल्स या हम एक्सपेंसेस को आउट ऑफ 100 मतलब 100 के परसेंटेज लेके बनाते हैं, इतना भी अगर आप लिख दोगे तो काम चल जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 22 नंबर बोला गया व्हाट आर द एडवांटेज ऑफ रेशियो एनालिसिस। देखो रेशियो एनालिसिस खासकर कहां पे और क्यों जरूरत पड़ता है, तो बोला गया रेशियो एनालिसिस से सिंप्लीफाई कॉम्प्लेक्स फाइनेंशियल डाटा होता है, ऑफरिंग क्विक इंसाइट इनटू कंपनी प्रॉफिटेबिलिटी। तो कंपनी का क्या प्रॉफिटेबिलिटी है, लिक्विडिटी है, सॉल्वेंसी है, एफिशिएंसी है, इनेबलिंग ट्रेंड एनालिसिस, बेंचमार्क क्या है, कितना मेरे पास कंपटीटर्स है उसके लिए, ठीक है, सपोर्टिव है, प्लानिंग है, फोरकास्टिंग, डिसीजन मेकिंग या मैनेजर्स, इन्वेस्टर या क्रेडिटर्स। इन शॉर्ट अगर हम यहाँ पे अगर बात करें तो हम लोग यहाँ पे रेशियो एनालिसिस इसीलिए करते हैं, खासकर इसमें जितने भी इंटरनल अगर एसेट है या लायबिलिटीज है या हम कह सकते हैं फोरकास्टिंग है, प्लानिंग है, उस सबको पता करने के लिए हम लोग रेशियो एनालिसिस कराते हैं, ताकि ये पता चल सके जो प्रॉफिट कितना है कंपनी का, लॉस कितना है, इन्वेस्टमेंट कितना है, कितना लायबिलिटीज है ना, कितना का एसेट है, कितना का सेल हुआ, ये सब ईच एंड एवरीथिंग जितने भी आइटम्स है उस प्रकार के हम लोग सारे के सारे हम लोग जैसे करंट एसेट कितना है, करंट लायबिलिटीज कितने हैं, ये सब पता करते हैं ताकि कंपनी का ग्रोथ अच्छा हो सके। इसी वजह से रेशियो एनालिसिस करते हैं, आज इसको परसेंटेज मानो या तो रेशियो के हिसाब से मानो या आप टाइम्स के हिसाब से मान सकते हो, है कि नहीं। यही इसी वजह से हम लोग क्या कराते हैं, रेशियो एनालिसिस कराते हैं, यही एडवांटेज है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं बच्चों, क्वेश्चन नंबर 23 बोला गया यहाँ पे राइट द कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स ऑफ डिबेंचर्स। तो डिबेंचर्स का यहाँ पे क्या विशेषता है, द डिबेंचर्स फीचर्स ऑफ डिबेंचर्स डिफाइन इट इज अ टाइप ऑफ लॉन्ग टर्म डेब्ट इंस्ट्रूमेंट होता है, ये एक तरीके से कर्ज वाली चीज होता है ना, ये एक लॉन्ग टर्म डेब्ट इंस्ट्रूमेंट है दैट कंपनी एंड गवर्नमेंट यूज टू रेज कैपिटल। ठीक है बच्चों, ये बात समझ में आ गया, इतनी सी बात है, ज्यादा ध्यान देना है, बस ये ध्यान रखना है जो डिबेंचर्स अगर ध्यान, अच्छा बहुत सारे बच्चे पूछते हैं सर यहाँ पे जब ऐसे करके रहता है, किसी में 5% रहता है, किसी में 9% डिबेंचर्स की बातें लिखा रहता है, ये सब क्या है, इसको हम लोग बोलते हैं कूपन रेट बोलते हैं, है ना। तो इससे मुझे आगे जब न्यूमेरिकल क्वेश्चंस बनाएंगे जरूरत पड़ता है, बिल्कुल पड़ता है, ठीक है ना, लेकिन ये सिर्फ शो करता है, ठीक है ना, कि किस परसेंटेज से डिबेंचर्स लिया गया है ना। लेकिन जब काउंट करने के लिए दिया जाएगा मंथली, ठीक है ना, क्वार्टरली कितना इंटरेस्ट ऑफ निकल गया है, तो उस समय किसका यहाँ पे ये जो रेट दिया गया उस समय उसका काम आ जाता है। फिलहाल के लिए आप इतना ही समझो, द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ फीचर्स ऑफ डिबेंचर्स डिफाइंड एज द टाइप ऑफ लॉन्ग टर्म डेब्ट इंस्ट्रूमेंट दैट कंपनीज एंड गवर्नमेंट आर यूज फॉर रेज कैपिटल। जिससे क्या होता है, जो गवर्नमेंट होगा या जो कंपनी होगा वो कैपिटल्स अपने कंपनी की तरफ से रेज कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं बच्चा, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 24 है, बोला कि डिफरेंस बिटवीन प्राइवेट एंड पब्लिक कंपनी। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ये 5 मार्क्स का क्वेश्चन है और ये बीएसटी में भी आने का चांस रहता है, ठीक है। ये क्वेश्चन बोला कि प्राइवेट लिमिटेड कंपनी तो ऑन बाय स्मॉल ग्रुप ऑफ शेयर होल्डर, प्राइवेट मतलब निजी कंपनी, अब पब्लिक मतलब सरकारी भी बोल सकते हो, सो ऑन बाय जनरल पब्लिक थ्रू शेयर। नंबर ऑफ शेयर होल्डर की बातें करें बच्चा तो मैक्सिमम नंबर ऑफ शेयर होल्डर हो सकता है 50, किसमें, प्राइवेट लिमिटेड में। और वही अगर बात करें पब्लिक में, सरकारी में, नो लिमिट ऑन द नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स, ठीक है। शेयर ट्रेडिंग की अगर बातें करें, शेयर आर नॉट पब्लिसिटी ट्रेड ऑन द स्टॉक एक्सचेंज, लेकिन अगर पब्लिक लिमिटेड की अगर बातें करें, शेयर आर पब्लिसिटी ट्रेड ऑन द स्टॉक ऑफ एक्सचेंज, ठीक है। रेगुलेशंस की बात करें, लेस स्ट्रिक्ट रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट, यहाँ पे लेस रिस्ट्रिक्शंस रहता है।
लेकिन पब्लिक लिमिटेड कंपनी की बात करें मोर स्ट्रेंथ और रेगुलेशंस एंड डिस्क्लोजर्स होता है। रेज कैपिटल्स की बात करें लिमिटेड ऑप्शंस फॉर रेजिंग कैपिटल, ये लिमिटेड में कैपिटल को रेज कर सकता है। ये कैपिटल जो है ना रेज जो करेगा वो पब्लिक को ऑफर देख के करेगा। उसके बाद बोला गया रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट, बोला गया सिंप्लीफाइड रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट्स होता है, सिंप्लीफाइड रहता है किसको कब किसको रिपोर्ट करना है। लेकिन अगर हम पब्लिक कंपनी की बात करें बोला कि मोर कॉम्प्रिहेंसिव एंड फ्रीक्वेंट रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट होता है बच्चों, ठीक है। प्राइवेसी की बात करें तो फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन इज मोर प्राइवेट, क्योंकि प्राइवेट कंपनी है तो इसका प्राइवेसी तो ठीक ठाक है। फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन इस बोला गया पब्लिसिटी एक्सेसिबल होता है, कोई भी इसको एक्सेस करके देख सकता है। टैक्स रेट की बात करें तो ये मैं यहाँ पे फिक्स की बातें नहीं करूंगा, 17% होता है, अलग अलग भी फ्लैट रेट स्लैब रेट के हिसाब से अलग अलग दिया जाता है। अगर 17% टैक्स रेट की बातें चल रही है तो चला सकते हो। टैक्स एग्जाम्पशंस बोला गया एलिजिबल फॉर स्टार्टअप एग्जाम्पशन, जो नया नया स्टार्टअप करता है बिजनेस को उसको थोड़ा सा एग्जाम्पशंस मिलता है, छूट मिलता है। लेकिन अगर हम लोग पब्लिक कंपनी की बात करें बच्चों तो बोला गया नो एलिजिबल स्टार्टअप एग्जाम्पशन, इसमें किसी प्रकार का छूट नहीं मिलता है पब्लिक लिमिटेड कंपनी के लिए, ठीक है। एग्जाम्पशंस नहीं, इसमें एग्जाम्पशंस है मतलब छूट है। तो कम से कम इतनी बातें आपको याद कर लेंगे तो आपको 5 मार्क्स मिल जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 25 नंबर, राइट द साइलेंट फीचर्स ऑफ द कंपनी। कंपनी क्या होता है, इसके साइलेंट फीचर्स की विशेषता क्या है बच्चों, ये तो बहुत ही अच्छी क्वेश्चन है। बोला यहाँ पे सबसे पहली बात सेपरेट इसका लीगल एंटिटी होता है, खुद का एक पहचान होता है। दूसरी बात बोला गया परपेचुअल सक्सेशन, जो आपको लंबे समय तक बना के रखेगा। लिमिटेड इसका लायबिलिटी होता है, आर्टिफिशियल लीगल पर्सन्स होता है, और 5 बोला गया कॉमन सील होता है। ये 5 बात आप लिख लेना। कॉमन सील का मतलब ऑथेंटिक, ऑथोरिटी, ठीक है ना, होता है, और इसको इंसान बनाते हैं इसीलिए इसका नाम दिया गया। आर्टिफिशियल लीगल पर्सन्स होता है, इसके पास लिमिटेड लायबिलिटी की बातें चलता है। ये परपेचुअल सक्सेशन है, चलते रहने वाला चीजें हैं, अगर एक बार बन गया लेकिन खत्म भी जो होगा वो बाय द कोर्ट के हिसाब से ही हो सकता है, और इसका सेपरेट कुछ अपना ही पहचान होता है। तो यहाँ पे ये 5 जो बातें लिखा हो बच्चों ये याद कर लेना, 2 मार्क्स तो आपको आना ही आना है, ठीक है। जब पूछ दिया जाएगा जो कंपनी की विशेषता क्या होता है, बाकी बात अगर मान लीजिए डिटेल में आ गया लिखने के लिए तो उसका मैंने बात कर लिया है। जो कंपनीज एक्ट 2013 के हिसाब से जो बना हुआ रहेगा, जो बात है उसको तो शामिल करना ही करना है। फिलहाल यहाँ पूछा गया था फीचर्स क्या है तो मैंने इसका जवाब दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 26 नंबर, बोला गया है राइट द इफेक्ट ऑफ एडमिशन ऑफ पार्टनरशिप। मतलब ये हुआ अगर मान लीजिए जब कोई पार्टनर्स पहले से है और उसके बाद वो नया पार्टनर्स अगर आता है तो उसमें क्या क्या इफेक्ट पड़ सकता है उसके बारे में। तो बोला गया है द एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर्स रिजल्ट इन द रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द पार्टनरशिप एंडिंग। देखो जब नया पार्टनर अगर आता है तो उसके शेयर प्रॉफिट, ठीक है ना, या हम कह सकते हैं जो पहले वाला रहेगा वो सारी चीज खत्म हो जाता है, एक नए तरीके से बनाया जाता है जिसको हम लोग रिकॉन्स्टिट्यूशन भी बोल सकते हैं। सो एंडिंग ऑफ द ओल्ड एग्रीमेंट, ओल्ड एग्रीमेंट क्या हो जाता है, खत्म हो जाता है और क्रिएट हो जाता है नया एग्रीमेंट सारे पार्टनर्स के बीच में। दिस ट्रिगर सेवरल सिग्निफिकेंट लीगल, फाइनेंशियल एंड मैनेजरियल इफेक्ट, ये हर एक तरीके से चेंज हो जाता है, ठीक है, इतनी सी बात है। 27 नंबर क्वेश्चन कह रहा है व्हाट आर कंपैरेटिव एंड कॉमन साइज स्टेटमेंट। मैंने यहाँ पे अगर बात करें कॉमन साइज के बारे में बात बोला, अभी ध्यान सुनो। बोला कि कंपैरेटिव स्टेटमेंट कंपेयर्स फाइनेंशियल फिगर्स फ्रॉम द डिफरेंट पीरियड्स साइड बाय साइड टू एनालाइज ट्रेंड्स ओवर टाइम। ये ध्यान रख, कम से कम इतनी बात अगर लिख दोगे ना तो 2 मार्क्स मिल जाएगा। ये किसके लिए था, कंपैरेटिव स्टेटमेंट के लिए। तो कंपैरेटिव स्टेटमेंट्स क्या होता है बच्चा, जो प्रीवियस ईयर में जो बातें एसेट के लिए, लायबिलिटीज के लिए था वो प्रेजेंट ईयर में क्या है नहीं, उसके बीच में जो हम लोग दोनों कंपेयर करते हैं, एसेट हो या लायबिलिटीज हो, उसी को कह सकते हैं यहाँ पे कंपैरेटिव स्टेटमेंट। अब बोला कॉमन साइज स्टेटमेंट क्या होता है, तो बोला कॉमन साइज स्टेटमेंट्स एक्सप्रेस ईच लाइन आइटम्स परसेंटेज, इसका बेस हमेशा ओरिजिनल फिगर से लेना पड़ता है, 100 के कॉमन साइज के हिसाब से लेना पड़ता है ना। द रिलेटिव प्रोपोर्शंस एंड अलाउ टू कंपैरिजंस, तो कंपेयर करना पड़ता है। तो कॉमन साइज स्टेटमेंट एक्सप्रेस करना होता है लाइन एज ए परसेंटेज ऑफ अ बेस फिगर टू इवैल्यूएट द रिलेटिव प्रोपोर्शंस एंड अलाउ ऑफ कंपैरिजंस, ठीक है बच्चों। 100 से कॉमन साइज को हम लोग क्या करते हैं, कंपेयर कर लेते हैं। और सिंपल सी बात है यहाँ पे जो कंपैरेटिव कॉमन साइज की बातें चल रहा है तो ये एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट का हम लोग क्या करते हैं, चेक करते हैं जो प्रेजेंट ईयर में, प्रीवियस ईयर में क्या स्थिति है ना रहा होगा एसेट या लायबिलिटीज का। उसमें बहुत सारे एसेट और अलग अलग तरीके से लायबिलिटीज भी आता है ना, उसी को। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला गया डिफरेंस बिटवीन हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल
एनालिसिस क्या होता है। हॉरिजॉन्टल एनालिसिस की अगर बात करें बच्चा, दिस इज आल्सो कॉल्ड डायनामिक एनालिसिस होता है हॉरिजॉन्टल के लिए, और वर्टिकल के लिए कहा जाए दिस इज आल्सो कॉल्ड स्टैटिक एनालिसिस। दूसरी बात, इट इज एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ अ फॉर्म नंबर ऑफ ईयर्स, ये नंबर ऑफ ईयर्स के लिए इसको दिखाया जाता है। लेकिन वर्टिकल एनालिसिस की अगर बात करें तो बोला कि इट इज एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ इंटरप्राइजेज फॉर वन पार्टिकुलर पीरियड, मतलब एक साल के लिए यहाँ पे चल सकता है, लेकिन यहाँ पर नंबर्स ऑफ ईयर अलग अलग तरीके से चलते रहता है। ये वर्टिकल में एक साल के लिए हो सकता है, इसमें नंबर ऑफ चलते रहता है, ये डायनामिक प्रोसेस है, ये एक स्टैटिक एनालिसिस है। ठीक है बच्चों, कम से कम इतना याद कर लेना काफी है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। बोला गया यहाँ पे व्हाट आर द यूजेज ऑफ फाइनेंशियल एनालिसिस, मतलब हम लोग फाइनेंशियल जो एनालिसिस करते हैं आखिर उससे मुझे फायदा क्या है। ठीक है ना, तो यहाँ पे आपको 7 बातें लिखा हुआ। पहली बात ये, एसेस द अर्निंग कैपेसिटी, कितना हम लोग का अर्निंग हुआ है नहीं हुआ है उसको जो है पता करने के लिए हम लोग फाइनेंशियल एनालिसिस कराते हैं। दूसरी बात, एसेस द सॉल्वेंसी, जो सॉल्वेंसी होता है पूरी तरीके से कंपनी डूबने वाला होता है उसके बारे में पहले से पता कर लेते हैं क्या है नहीं है। तीसरी बात, फोरकास्ट प्रिपेयर बजट, बजट तैयार करने के लिए जो है ना फाइनेंशियल एनालिसिस बहुत ही ज्यादा जरूरत है। और चौथी बात है, प्रोवाइडिंग यूजफुल एंड वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन, ताकि जो भी यूजफुल इंफॉर्मेशन रहता है वो मुझे पता चल जाए कंपनी के लिए, इसी वजह से मैं क्या करता हूँ फाइनेंशियल एनालिसिस कराता हूं। उसके बाद 5वां नंबर, मेजर्स फाइनेंशियल स्ट्रेंथ, फाइनेंशियल स्ट्रेंथ क्या है कंपनी का, कितना ग्रोथ करा, या बोल सकते हैं यहाँ पे कितना रुपए पैसे के टर्म्स में यहाँ पे कर सकते हैं मेजर फाइनेंशियल स्ट्रेंथ है या नहीं है। छठी बात बोला गया, इंटर फॉर्म एंड इंट्रा फॉर्म कंपैरिजन होता है, बाहरी अंदरी, मतलब अंदर और बाहर क्या है स्थिति, उसी वजह से हम लोग क्या कराते हैं फाइनेंशियल एनालिसिस कराते हैं। और सातवीं बात, मेजरमेंट बोला गया, मैनेजमेंट एफिशिएंसी, मैनेजमेंट कैसा रहा जिसकी वजह से कंपनी का ग्रोथ लेवल बढ़ा या नहीं बढ़ा, उसके लिए भी हम लोग क्या कराते हैं बच्चा फाइनेंशियल एनालिसिस कराते हैं। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। 30 नंबर क्वेश्चन बोला गया यहाँ पे, राइट द कंटेंट्स फॉर पार्टनरशिप डीड। देखो यहाँ पे 5 बातें लिया गया है, बोला गया फॉर्म्स नेम, पार्टनर्स डिटेल्स, फॉर्म बिजनेस, ड्यूरेशन एंड प्लेस, कैपिटल कंट्रीब्यूशंस। ठीक है, तो ये 5 बातें आपको कम से कम ध्यान रखना, कम से कम 5 बातें याद रखोगे तो 2 मार्क्स आपको मिल जाएंगे। ठीक है, 2 मार्क्स तो कम से कम मिल ही जाएंगे अगर आप याद रखते हो इतनी बात है। चलो ठीक है, 31 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। बोला कि व्हाट आर द एसेंशियल फीचर ऑफ पार्टनरशिप, तो पार्टनरशिप का एसेंशियल फीचर्स क्या है। तो पहली बात ये, एसेंशियल फीचर्स ऑफ अ पार्टनरशिप इंक्लूड एन एग्रीमेंट बिटवीन 2 और मोर कॉम्पिटेंट पर्सन होना चाहिए, कम से कम 2 लोगों का होना बहुत ही ज्यादा जरूरत है। टू कैरी ऑन लॉफुल बिजनेस with the aim of sharing profits, and crucially mutual agency होना चाहिए where each partner act over the alongside unlimited liability for business debts and often lack of separate legal entity। कहने मतलब यही हुआ, विशेषता यही है जो 2 या 2 लोगों के बीच में बनना चाहिए, 90-32 के हिसाब से बनना चाहिए, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो उसमें जो है ना म्यूचुअल एजेंसी की तरह लिखा हुआ रहना चाहिए। ये सब इसका क्या है फीचर्स है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। बोला गया ना यहाँ पे 32 नंबर, राइट द डिफरेंस बिटवीन फर्म्स डेब्ट एंड प्राइवेट डेब्ट। ये भी क्वेश्चंस को बच्चा आराम से जो है ना 2 मार्क्स के क्वेश्चंस में लिखो। बोला गया है फर्म्स डेब्ट क्या होता है, डेब्ट ऑन बाय द फर्म आउटसाइडर, तो कंपनी के बाहर जो अगर बातें हुआ उसको बोल सकते हैं जो कर्जा। ठीक है ना, बोला गया है ऑन जो किया जाएगा फर्म टू आउटसाइड, जो बाहर से लिया जाएगा। अब पार्टनर्स जो प्राइवेट डेब्ट्स होता है, बोला कि डेब्ट ऑन बाय पार्टनर्स टू एनी अदर पर्सन, जो पार्टनर एक पार्टनर या दूसरे पर्सन से भी ले सकता है। लायबिलिटी की अगर बात करें, बोले ऑल द पार्टनर्स आर लायबल जॉइंट एंड सेवरली टू फॉर्म डेब्ट होता है, इसमें सारे के सारे पार्टनर्स लायबल होता है। लेकिन इसमें क्या होता है, एक ऐसा डेब्ट होता है जो पार्टनर लिया है उसी को सिर्फ जो है ना वो पैसा देना पड़ेगा, वो सिर्फ उसी के लिए लायबल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला गया एप्लीकेशन ऑफ फॉर्म प्रॉपर्टी, फॉर्म डेट्स बोला गया विल बी अप्लाइड फर्स्ट, तो सबसे पहले जो है ना फॉर्म कर्जा के लिए पहले कौन अप्लाई करेगा, तो पहले करेगा फॉर्म। अब फॉर्म जब अप्लाई कर दिया, जब बच गया तो एक्सेस ऑफ एनी विल बी अप्लाई टू प्राइवेट डेट्स, तभी वो प्राइवेट डेट के लिए भी कर सकता है। और बोला गया लास्ट बात है एप्लीकेशन ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी,
तो बोला गया यहाँ पे जो लास्ट प्रायोरिटी बोला गया आफ्टर द डिस्पोजल ऑफ प्राइवेट डेब्ट्स, तो पहले जो है ना प्राइवेट डेब्ट्स को खत्म करना है तभी फॉर्म का हो सकता है। सो फर्स्ट प्रायोरिटी टू इंडिविजुअल्स दैट प्राइवेट डेब्ट्स का होगा, पहले जो है ना एप्लीकेशंस जो बोला गया प्राइवेट प्रॉपर्टी के लिए इसका होगा, उसके बाद ये होगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते बच्चों। क्वेश्चन नंबर अगर बात करें तो वो है आपका 33, लाइक व्हाट कैन बी द रीजंस फॉर डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म, ऐसा क्या रीजंस है जो पार्टनरशिप पूरे तरीके से डिसॉल्व हो जाता है। ठीक है ना, तो बोला गया रीजंस फॉर द डिसॉल्विंग अ पार्टनरशिप फर्म इंक्लूड म्यूचुअल एग्रीमेंट, एक्सपायरी ऑफ टर्म्स, वेंचर, डेथ, रिटायरमेंट या इंसॉल्वेंसी ऑफ पार्टनर, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, मेकिंग द बिजनेस इलीगल, कंटिन्यूअस ऑफ लॉसेज, court of order due to the misconduct instantly, all leading the firms in ceases unlike simple change in the partnership firm। देखो इसको हम सिंपल से भाषा में बताता हूं, ये पार्टनरशिप जो डिसॉल्व होता है, ये खत्म होता है, उसके पीछे जो कारण होता है या तो कोई पार्टनर जो है ना डेथ कर गया, रिटायरमेंट हो गया, या कोई इंस्टॉलमेंट हो गया, ठीक है ना, या प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो का चेंज हो जाना, ठीक है ना, या तो कोर्ट के द्वारा ऑर्डर पास हो जाना। तो इस केस में क्या होगा, जो बिजनेस है, जो पार्टनरशिप है वो डिसॉल्व हो जाता है, डिसोल्यूशन हो जाता है। ठीक है ना, या तो बाय द म्यूचुअल एग्रीमेंट के द्वारा भी हो सकता है, जब पार्टनर्स आपस में विचार लेने कंपनी को बंद करना है तो म्यूचुअल एग्रीमेंट से भी हो सकता है, बाय कोर्ट के द्वारा भी हो सकता है, जहां पे मिसकंडक्ट अगर मान लीजिए किया तो उसके द्वारा कंपनी क्या किया जाएगा, पार्टनरशिप को फर्म को क्या किया जाएगा, वहां पे डिसॉल्व कर दिया जाएगा। और उसके बाद होता है अगर नया कोई प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज किया, उस केस में भी होता है डेथ कर गया, रिटायरमेंट कर गया, तो ये सब केस में जो है ना पार्टनर्स का फॉर्म क्या किया जाता है, शट डाउन कर दिया जाता है। ठीक है बच्चों, इसको आप लोग याद कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है आपका 34, राइट द डिफरेंस बिटवीन डिसोल्यूशन ऑफ फर्म एंड डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। देखो ये भी बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, 5 मार्क्स का क्वेश्चन है। पहले हम लोग देख लेते हैं डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म, कैसे ये डिसॉल्व होगा पार्टनरशिप फर्म। पहली बात बोला कि व्हेन पार्टनरशिप फर्म डिसॉल्व ऑल बिजनेस एक्टिविटीज विद द पार्टनरशिप सीज, मतलब पार्टनरशिप जो है ना किसी तरीके से खत्म करना चाहते तो उस केस में हो जाएगा। ठीक है, डिसोल्यूशन ऑफ द पार्टनर्स फर्म की बात कर रहे हैं। ठीक है, पहले फर्म ही है तो फर्म की बात कर लेते हैं। ये फॉर्म हुआ जब कोई पार्टनर बोला गया है, पार्टनरशिप फॉर्म अगर डिसॉल्व करने के लिए स्वेच्छा से अगर चाहे तो ऑल बिजनेस एक्टिविटीज है इसमें पार्टनरशिप सीज करेगा तभी होगा। अब बोला कि डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनर्स के लिए इन द डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनर्स फॉर्म कैन स्टिल वर्क बाय फॉर्मिंग न्यू पार्टनरशिप डीड, मतलब अगर ये पार्टनर्स अगर मान लीजिए डिसॉल्व हो गया, खत्म हो गया ना, लेकिन कंपनी तो चल रहा है, उस कंपनी में नया पार्टनर बन सकता है, लेकिन अगर ये खत्म हुआ तो। ठीक है, अगली बात बोला गया, दूसरी बात, द एसेट आर यूज्ड टू रीपे द डेब्ट एट द टाइम ऑफ फर्म डिसोल्यूशन। तो अगर फर्म मतलब कंपनी अगर डिसोल्यूशन हो रहा है तो उस केस में जिसका भी लायबिलिटीज होगा इसके एसेट को बेच के रीपे कर दिया जाएगा। लेकिन बोला गया डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप अगर हो रहा है ओनली द पार्टिकुलर पार्टनर अकाउंट हैज बीन क्लोज, मतलब इसमें यह हुआ कोई एक पार्टनर इससे या तो डेथ कर गया या रिटायर किया या म्यूचुअली अगर बात करो डिसॉल्व करना चाह रहा है अपने आप को, तो वहां सिर्फ उसी के एसेट या लायबिलिटीज का कंसीडर किया जाएगा और किसी का नहीं। तीसरी बात बोला गया है, द सेवरेंस ऑफ ऑल लीगल एंड कॉन्ट्रैक्चुअल लिंक्स बिटवीन द पार्टनर्स ऑफ फर्म इज रेफर टू डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। ठीक है, इसके लिए अगर पार्टनर्स का बात करें तो व्हेन वन पार्टनर द पार्टनर्स retire while other partners continue to manage the business at that time of term as dissolution of partners and not partnership firm। वो तो मैंने बता दिया जो भैया इसमें जो है ना पार्टनरशिप जो डिसोल्यूशन की बातें कर रहा है सारा इसे जो लीगल कॉन्ट्रैक्चुअल जो होगा वो पार्टनरशिप फर्म के हिसाब से चलेगा। लेकिन ये बोला गया है अगर पार्टनरशिप फर्म, देखो क्या है ना, पार्टनरशिप फर्म का मतलब ये हुआ डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनर, इधर क्या है डिसोल्यूशन ऑफ फर्म, मतलब इधर तरीके से कंपनी एक तरीके से ये इंसान है ना, मतलब ये हुआ दोनों आर्टिफिशियल ही है, लेकिन सॉरी ये तो इंसान तो प्राकृतिक नेचर के हिसाब से है, लेकिन हम ये कहना चाह रहे हैं जो पार्टनरशिप फॉर्म की बातें चल रहा है इस तरह वाला, तो बाद में बंद होगा। पहले पार्टनरशिप के मान लीजिए कोई अगर मैं अगर पार्टनर उस कंपनी का तो अपने आप को डिसॉल्व करना चाहता तो सिर्फ मैं डिसॉल्व होऊंगा, मैं खत्म होगा, कंपनी चलता रहेगा, है ना। लेकिन अगर मान लीजिए कंपनी को अगर बंद कर दिया जाए तो पार्टनर ऑलरेडी ऑटोमेटिकली डिसॉल्व हो जाता है ना, बस इस बात को ध्यान रखें। आगे बोला गया विद द चेंज इन द पार्टनर्स देयर विल बी नो चेंज इन द फर्म, इट विल बी नॉट अफेक्ट द वर्किंग ऑफ द फर्म। ठीक है, ये भी ठीक है। अच्छा, चौथी बात लिखा हुआ है when there is a death of any partners या due any other reasons one partner is no longer in the firm, that time partnership is dissolved and new partners उसमें फॉर्म हो जाएगा।
और पांचवी बात बोला कि बच्चा इन सर्टेन केस पार्टनरशिप फॉर्म कैन बी डिसॉल्व विद द इंटरवेंशन ऑफ द कोर्ट के द्वारा, और पार्टनरशिप इज डिसॉल्व विदाउट द इंटरवेंशन ऑफ द कोर्ट। द पार्टनर्स जो होता है उसमें बिना कोई कोर्ट का भी ये डिसॉल्व होगा, लेकिन ये कोर्ट के सहायता से ही होगा। जो फर्म है, जो कंपनियां हैं, वो कोर्ट के द्वारा जो लीगल प्रोसेस होता है जैसे बनते हैं उसी तरीके से इसको बंद भी करना होता है। लेकिन जो पार्टनर्स है XYZ, इसको तो भाई अपना जो म्यूचुअल एग्रीमेंट बना होगा उसके हेल्प से वो अपने आप को डिसॉल्व कर सकता है, इसमें कोई आपत्ति नहीं है। जैसे वो जाएगा तो नया पार्टनर आएगा, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। बोला कि राइट द फीचर्स ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। देखो अभी तक हम लोग इनकम एक्सपेंडिचर के बारे में बहुत सारा देखे हैं बातें। अब ये बोला गया ये किस प्रकार के जिन बातें करता है। बोला कि इसमें कोई ओपनिंग बैलेंस नहीं होता है, हम लोग देख चुके हैं। मेंटेन करते हैं एक्रुअल बेसिस पे, बेस्ड ऑन रिसीट पेमेंट अकाउंट बनता है तभी हम लोग इनकम एक्सपेंडिचर बनाते हैं। रिकॉर्ड करते हैं यहाँ पे सिर्फ कैश वाला, नॉन कैश वाला आइटम्स को नहीं करते हैं। डेबिट एंड क्रेडिट रूल जो है वो नॉमिनल अकाउंट के हिसाब से, जो इनकम एंड एक्सपेंडिचर जो होता है वो नॉमिनल अकाउंट होता है। एक्सक्लूड के इसमें जो है कैपिटल आइटम्स को नहीं लिया जाता है, कंसीडर किया जाएगा सिर्फ करंट ईयर के आइटम्स को। ये तो मैंने बात कर लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 36 नंबर, व्हाट डू यू मीन बाय रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स। तो बोला कि बच्चा रिन्यूएबल डिबेंचर्स आर दोज दैट हैव फिक्स्ड मैच्योरिटी डेट। तो रिडम्पशन का मतलब होता है निकालना। तो वैसा पैसा, वैसा डिबेंचर्स जब उसका फिक्स जो है ना मैच्योरिटी डेट अगर हो चुका हुआ रहता है तभी हम लोग क्या करते हैं, उसको रिडम्पशन करते हैं। ठीक है बच्चों। द कंपनी इज ऑब्लिगेटेड टू रिटर्न टू द प्रिंसिपल ऑफ अमाउंट टू डिबेंचर्स होल्डर on or before the specified date. For instance, company might issue 10 years redemption अगर मान लीजिए दिया गया promise to repay the investor after the 10 years। मतलब यही हुआ, अगर मान लीजिए कोई ने बोला है जब हम 10 साल तक उसका रीपेमेंट कर सकते हैं, 10 साल तक करना पड़ेगा और उसके बाद ही उसका रिडम्पशन हो सकता है जब उसका मैच्योरिटी डेट आ जाएगा तो। ठीक है, मतलब जो आप आपने किसी को पैसा दिया और आपने बोला जो 10 दिन के बाद पैसा ले लेंगे, तो 10 दिन के बाद वो पैसा अगर आपको दे दिया तो मतलब वो हो गया रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स खत्म, कहानी खत्म, लोन खत्म, डेब्ट खत्म। ठीक है, वही बातें बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते बच्चों। क्वेश्चन नंबर 37 बोला जा रहा है यहाँ पे व्हाट इज डिबेंचर्स रिडम्पशन रिजर्व। वो सिर्फ डिबेंचर्स था। बोला कि डिबेंचर्स रिडम्पशन रिजर्व DRR इज फंड मेंटेन बाय द कंपनीज। ये कौन फंड को मेंटेन करता है, कंपनी के द्वारा होता है। दैट हैव इश्यूड डिबेंचर्स, इट्स पर्पस इज टू मिनिमाइज द रिस्क ऑफ डिफॉल्ट ऑन रीपेमेंट ऑफ द डिबेंचर्स। द DRR, ठीक है, मतलब यहाँ पे डिबेंचर्स रिडम्पशन अगर बातें कर रिजर्व इंश्योर एबिलिटी ऑफ फंड फॉर द मीटिंग ऑब्लिगेशन टुवर्ड्स डिबेंचर्स होल्डर। मतलब यही हुआ, ये एक ऐसा होता है DRR जिसमें फंड जो है ना एसेज रहता है, मेंटेन रहता है, रखा रहता है। बाय डिफॉल्ट अगर रीपेमेंट की अगर बातें आता है तो उससे कर सकता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 बोला कि यहाँ पे राइट द डिफरेंस बिटवीन रिडीमेबल डिबेंचर्स और दूसरा बोला गया इरिडीमेबल डिबेंचर्स। किसको हम लोग रिडीम कर सकते हैं, किसको रिडीम नहीं कर सकते हैं। तो पहली बात यहाँ पे दीज आर द डिबेंचर्स विच आर इशू फॉर फिक्स पीरियड। रिडीमेबल जो होता है वो फिक्स्ड रेट के लिए होता है, फिक्स्ड के लिए होता है। ठीक है, द प्रिंसिपल अमाउंट ऑफ सच डिबेंचर्स इज पेड टू ऑफ द डिबेंचर्स होल्डर ऑन द एक्सपायरी सच पीरियड। जितना टाइम तक क्लियर रहेगा उसके हिसाब से वो पेमेंट करेगा। These can be redeemed by annual drawing by purchasing from the opening market, या ओपन मार्केट के हिसाब से कर सकता है। रिडीम जो होगा वो ओपन मार्केट में कर सकते हैं। लेकिन वही अगर बात करें जब यहाँ पे लिख ही दिया गया जो रिडम्पशंस है, ठीक है, डिबेंचर, तो दीज आर द डिबेंचर्स व्हिच आर नॉट रिडीम इन द लाइफ टाइम। ये पूरी जिंदगी भर तक जो है ना इसको आप रिडीम नहीं कर सकते हो कंपनी का। सच डिबेंचर्स आर पेड बाय ओनली व्हेन द कंपनी गोज इनटू लिक्विडेशन। जब कंपनी पूरा बंद होगा तभी जो है ना वो रिडम्पशंस हो सकता है, अन्यथा नहीं होगा। लेकिन ये जो रिन्यूएबल डिबेंचर्स है जब तक कंपनी चलता रहेगा या उसका एक फिक्स रेट रहेगा, उस फिक्स डेट जो रहेगा 10 साल 15 साल 20 साल उसके अंदर में वो रिडीम हो सकता है। इसमें एक फिक्स जो है ना टाइम दिया रहता है 10 साल 15 साल। तो 10 साल 15 साल अगर रहा, फिक्स टाइम रहा, तो उस केस में वो रिडीम हो सकता है। लेकिन इसमें कोई रिडीम होने के चांसेस नहीं होता है। ठीक है बच्चों, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। डिफाइन द फॉलोइंग विद द एग्जांपल्स के लिए यहाँ पे बात है आपको दिख रहा होगा।
पहला दिया है ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, दूसरा दिया है इन्वेस्टिंग और तीसरा क्या है फाइनेंसिंग है। ये आप लोग अच्छे तरीके से समझ रहे होंगे ये कहां से मैं बातें यहां कर रहा हूं। क्या करना होगा, ये जितना भी है ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग, फाइनेंसिंग, इस सब का आपको याद करने की जरूरत है। पहली बात यहाँ पे थोड़ा थोड़ा मैंने लिखा है, जो भी आइटम्स है उसको आपको याद करना होगा। बोला गया यहाँ पे जो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज इंक्लूड कैश एक्टिविटीज रिलेटेड टू नेट इनकम, फॉर एग्जांपल कैश जनरेटेड फ्रॉम द सेल ऑफ गुड्स। कहां इसमें हम लोग कौन कौन सा आइटम्स की बातें करते हैं बच्चा, सेल ऑफ गुड्स, जिसको रेवेन्यू आएगा वहां से। कैश पेड बाय मर्चेंडाइज या एक्सपेंसेज आर ऑपरेटिंग एक्टिविटीज बिकॉज रेवेन्यू एंड एक्सपेंसेज आर इंक्लूड इन द नेट इनकम, इसीलिए इसको हम लोग ऑपरेटिंग में रखेंगे। और इन्वेस्टिंग की अगर बात करें इंक्लूड कैश एक्टिविटीज रिलेटेड टू द नॉन करंट एसेट। नॉन करंट एसेट को यहां बोला गया है या नॉन करंट लायबिलिटीज भी बोल सकते हैं। पहली बात लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, दूसरी बात प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट्स, या तीसरा प्रिंसिपल अमाउंट ऑफ लोन मेड बाय द अदर्स एंटिटीज। ये सब जितना भी है हम लोग बात करते हैं इन्वेस्टिंग का। कैश जनरेटेड फ्रॉम द सेल ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग भी हो सकता है, लैंड एंड बोला कैश पेड बाय इन्वेस्टमेंट, या कोई इन्वेस्टमेंट है उसको भी बेचने से अगर मिलता है उसको भी हम लोग ऐड करते हैं। सो कंपनी आर इंक्लूडेड इन दिस कैटेगरी, नॉट इंटरेस्ट रिसीव फ्रॉम लोन इज इंक्लूडेड इन ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। ठीक है, ये भी ध्यान रखना होगा। और फाइनेंसिंग क्या होता है बच्चों, तो बोला कि इंक्लूड कैश एक्टिविटीज, जितना भी है चाहे ऑपरेटिंग की बात करें, इन्वेस्टिंग की बातें करें या फाइनेंसिंग की बातें करें, ये सब बोला गया है। जो कैश जो ट्रांजैक्शंस होगा वो तो होबे करेगा, लेकिन कहां पे कौन सा लिखाएगा ये तो अच्छे तरीके से मैंने बताया है, और फॉर्मेट में आप उसको लिख भी सकते हो। तो बोला यहाँ पे इंक्लूड कैश एक्टिविटीज रिलेटेड टू द नॉन करेंट लायबिलिटी एंड ऑनर्स इक्विटी, नॉन करेंट लायबिलिटी एंड ऑनर्स इक्विटी दो बार लिखा गया। प्रिंसिपल अमाउंट, लॉन्ग टर्म डेट, स्टॉक सेल्स परचेज, डिविडेंड पेमेंट, ये सब जितना भी है सब हम लोग इसमें लिखते हैं। आपको यहाँ पे मैं सजेशन दूंगा, जो आप लोग हैं जितना भी आपको ऑपरेटिंग का, इन्वेस्टिंग का, फाइनेंसिंग का जो आइटम्स का नाम दिया गया वो याद कर लो, ठीक है ना। सबसे बेस्ट ऑप्शन है, वहां से आपको मार्क्स मिल जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये लास्ट क्वेश्चन इस वीडियो का, डिफरेंस बिटवीन रेवेन्यू रिजर्व एंड कैपिटल रिजर्व क्या होता है। तो बोला कि यहाँ पे जो रिजर्व की बातें करें, रेवेन्यू रिजर्व की, तो रेवेन्यू रिजर्व हम लोग कह सकते हैं इट इज फॉर्म आउट ऑफ रेवेन्यू प्रॉफिट विच इज ऑब्टेन फ्रॉम द रेगुलर बिजनेस एक्टिविटीज या ऑपरेशंस के द्वारा होगा। और कैपिटल रिजर्व होता है इट इज ए बिल्ड फ्रॉम द कैपिटल प्रॉफिट विच इज नॉट कंटेन फ्रॉम द नॉर्मल बिजनेस एक्टिविटीज। ये नॉर्मल बिजनेस के लिए नहीं होता है, ये होता है। यूटिलाइजेशन की बात करें, इट इज यूटिलाइज फॉर द डिविडेंड, ये डिविडेंड बांटने के लिए होता है। और इट कैन नॉट बी यूटिलाइज फॉर द डिविडेंड, ये डिविडेंड को बांटने के लिए नहीं होता है। पर्पस अगर बात करें, इट इज यूज्ड फॉर द इंक्रीज ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटस ऑफ द फर्म, तो फाइनेंशियल स्टेटस को बनाने के लिए ये होता है। लेकिन ये अगर कहा जाए बच्चा, इट इज क्रिएटेड फॉर द फुलफिल द कैपिटल लॉसेज, तो कैपिटल जो लॉस होगा उसको फुलफिल करने के लिए होता है। लेकिन जो रेवेन्यू रिजर्व होता है वो डिविडेंड बांटना होगा, ठीक है ना, बिजनेस को चलाने के लिए होगा, ये फाइनेंशियल स्टेटस को इंक्रीज करने के लिए होगा, ये सब होता है। लेकिन इसमें ऐसा नहीं होता है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे यही कहना चाहूंगा बच्चों, मैं यहाँ तो सिर्फ फास्ट रिविजन मैंने कराया, ठीक है ना, लेकिन असली जो मकसद है आपको याद दिलाना था, जब आपको ये सब भी पढ़ लेना है, ठीक है ना। जब आप ये सारी चीज अगर पढ़ ले तो जो 40 क्वेश्चंस की मैंने लगभग में आपको खासकर फुल रिविजन्स की मैंने बात बोला उसके बेसिस पे थ्योरेटिकल, तो अगर आपको ये 40 क्वेश्चंस के साथ अगर आप क्लियर कर लेते हो, इतना समझो जिनका न्यूमेरिकल्स क्वेश्चंस बनाने में प्रॉब्लम होता है, इस थ्योरेटिकल से आपका काम चल सकता है, ठीक है ना। इससे आप अच्छे तरीके से एग्जामिनेशन में एकदम से कूल माइंड के साथ आप एग्जाम दे सकते हो, ठीक है बच्चों। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आपको बस करना इतना है, जिस क्वेश्चंस को अच्छे तरीके से याद कर लेना है, समझ लेना है, जहां से भी हो, जैसे भी हो, और फॉर्मेट को भी, ठीक है ना, तो आपको क्वेश्चंस बनेगा ही बनेगा, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट कॉन्सेप्ट और नेक्स्ट सब्जेक्ट के साथ, ठीक है। थैंक यू।